कोई पीता है आम पीच आइस टी, तो मिठास इतनी कि जिसको भी छुए वो मीठा मीठा हो जाए। कोई पीता है वांग लोकात, वो बॉडी ठंडी भी कर दे और गर्मी भी बढ़ा दे। एक थूक फेंको तो लावा से भी ज्यादा गर्म निकले। 3 मिनट पहले मैं यूनिवर्सिटी एरिया की बैक स्ट्रीट वाली श्याओ माइबू शॉप पर पहुंचा। 10 अलग अलग रंग की प्लास्टिक बॉटल्स उठाकर काउंटर पर रख दी। मालिक, हिसाब करो, श्याओ माइबू का मालिक 50 साल के आसपास का एक आदमी है। इस वक्त वो काउंटर पर रखी चीजों को घूर रहा था। होंठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। हरे रंग की डीडीटी जैसी, पीले रंग की हर्बिसाइड, लाल रंग की पेस्टिसाइड और कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग वीड किलर और रैट पॉइजन की बॉटल्स जिनका ब्रांड नाम भी पढ़ा नहीं जा रहा था। हर बॉटल पर एक डरावना सा स्कल सिंबल छपा था। देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। लड़के, ये सब क्या कर रहे हो? मालिक की आवाज बदल गई। कुछ टेंशन है क्या? अंकल से बात करो, ऐसी सिली हरकत मत करो। वो पागल जैसा हो गया था। 10 साल से शॉप चला रहा था। शराब सिगरेट खरीदने वाले देखे, स्नैक्स ड्रिंक्स खरीदने वाले देखे, यहाँ तक कि आधी रात हाउस होल्ड आइटम्स खरीदने वाले भी देखे, पर कभी नहीं देखा था कोई अंदर आए और बिना कुछ कहे शॉप की सारी पॉइजन वाली दवाइयाँ काउंटर पर रख दे। इन 10 बॉटल्स में से एक भी एक मजबूत आदमी को यमराज के पास भेज सकती थी। ये लड़का करना क्या चाहता है? कोई पार्टी कर रहा है क्या? मैंने मालिक की सीधी सादी बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नज़र श्यामाई की धूल भरी ग्लास डोर के पार बाहर की धुंधली आसमान पर टिकी थी। किसी और को पता नहीं, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है। बस 3 मिनट और 3 मिनट बाद एक अननोन सोर्स वाली अजीब लाल चीज़ पूरी दुनिया में फैलने वाली है। तब वर्ल्ड का पूरा रूल बदल जाएगा। सारे एनिमल्स और प्लांट्स डरावने तरीके से म्यूटेट हो जाएंगे और इंसान रेड मिस्ट आने से पहले जो आखिरी लिक्विड पिएंगे उसी के हिसाब से उन्हें अलग अलग तरह की स्पेशल एबिलिटी मिलेगी। पिछली लाइफ में मैं इसी रेड मिस्ट में 10 साल तक स्ट्रगल करता रहा था। उस वक्त प्यास लगी थी तो रेड मिस्ट आने से पहले एक मिनरल वाटर की बॉटल पी ली थी। नतीजा, सबसे बेकार एफ ग्रेड एबिलिटी मिली, प्योर वाटर। हर दिन बस एक ग्लास बेकार सा प्योर वाटर बना सकता था। उस फूड और रिसोर्सेज की भारी कमी वाली दुनिया में मैं सबसे नीचे का बेकार इंसान बन गया था। आधे मोड़ लगे। आखिरकार एक कैटास्ट्रोफी में वो औरत जिसे मैंने अपनी जान देकर बचाया था, उसी ने मुझे पीछे से धक्का देकर एक म्यूटेंट बीस्ट के मुंह में डाल दिया। मरने से पहले वो दिल फाड़ने वाला दर्द और वो एंडलेस रिग्रेट आज भी मुझे बिल्कुल साफ याद है। सोचा नहीं था मुझे दोबारा लाइफ मिलेगी, वापस रेड मिस्ट आने से ठीक 10 मिनट पहले। इस बार मैं वही गलती दोबारा हरगिज नहीं दोहराऊंगा। मुताई, लफीट, रेड बुल, मॉन्स्टर, मेरी नज़र में सब बकवास। म्यूटेंट एनिमल्स और प्लांट्स को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड से बेहतर और क्या हो सकता है? लड़के, मेरी एक बात सुनो, ये सब चीज़ें नीचे रख दो, मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ। मालिक ने देखा मैं कुछ बोल नहीं रहा, नज़रें सी ठहरी हुई थीं। समझा मैं पागल हो चुका हूँ, कांपते हाथों से फ़ोन उठाने लगा। बहुत देर हो चुकी है। मैंने हल्के से 3 शब्द बोले, नज़र आसमान से हटाकर काउंटर पर रखी पेस्टिसाइड पर डाली। मेरी नज़रों में डर नहीं था, हिचकिचाहट नहीं थी, बस एक पागलपन जैसा दृढ़ निश्चय और इंतजार था। स्कैन करो। मैंने फ़ोन निकाला, पेमेंट क्यूआर कोड खोला। मालिक पूरी तरह हैरान, ये आदमी सच में पागल है। पॉइजन खरीदते हुए भी पैसे देने पर अड़ा है। मैं नहीं बेचूंगा तुम्हें, जाओ यहाँ से, वरना सच में पुलिस बुला लूंगा। मैंने भौहें सिकोड़ी, इस मालिक से बहस करने का वक्त नहीं था। वॉल पर लगे पेमेंट कोड को देखा, डायरेक्ट 500 रुपये स्कैन कर दिए, फिर काउंटर पर रखी सारी 10 पेस्टिसाइड बॉटल्स उठाकर बैग में डाल ली। आगे मिलते हैं, इतना कहकर मैंने मालिक की तरफ दोबारा नहीं देखा, डोर की तरफ चल पड़ा। मालिक भागकर पीछे आने वाला था कि उसने देखा बाहर का आसमान एक झटके में बदल गया। पहले जो धुंधला सा आसमान था अब वो एक अजीब ब्लड रेड रंग में डूब चुका था। वो लाल रंग गहरा होता जा रहा था, जैसे एंडलेस खून ऊपर आसमान से बरस रहा हो, पूरी दुनिया पर एक अशुभ रंग चढ़ा रहा हो। सड़क पर चलते लोग गए, डर से आसमान की तरफ देखने लगे। फोन से फोटो खींचने की आवाजें और लोगों की चीखें एक साथ गूंजने लगीं। ये क्या है? आसमान लाल कैसे हो गया? क्या दुनिया खत्म हो रही है? कितना डरावना है। फिर सबने देखा वो गाढ़ा लाल रंग धीरे धीरे मिस्ट में बदलने लगा, धीरे धीरे, पर रोका नहीं जा सकता था। हवा में एक अजीब मीठी सी स्मेल फैलने लगी। मुझे पता है यही वक्त है। बिना कोई हिचकिचाहट मैंने उस हरी डीटी वाली बॉटल का ढक्कन खोला और गटागट पी लिया। तीखा और तेज लिक्विड गले से नीचे उतरा, जैसे चाकू से काटा जा रहा हो। एक जलन तुरंत फूड पाइप से टेस्ट बड्स तक फैल गई। गटक गटक आसपास की चीखें जैसे मुझसे दूर होती चली गई। पूरी दुनिया शांत हो गई, बस लिक्विड निकलने की मेरी आवाज़ ही सुनाई देती थी। एक बॉटल खत्म। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के खाली बॉटल फेंकी, फिर पीली हर्बिसाइड वाली बॉटल खोली। गटक गटक, शरीर के अंदर भारी दर्द उठने लगा, पूरे अंग जैसे आग में जल रहे हों। वो मालिक जमीन पर बैठकर मुझे उंगली उठाकर देखता रहा। मुंह इतना खुल गया था कि एक अंडा भी अंदर चला जाए, फिर भी कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। सड़क पर जो लोग अभी तक फोटो लेते चिल्लाते थे, उन्होंने भी शॉप के सामने खड़े इस पागल को देखा जो पागलों की तरह अननोन लिक्विड गटक रहा था। वो आदमी क्या कर रहा है? वो क्या पी रहा है? मुझे तो स्कल का सिंबल दिख रहा है, वो पॉइजन है। ये तो पागल है, बिल्कुल पागल है। दुनिया खत्म हो रही है, कोई तो सामने ही सुसाइड कर रहा है। सबकी हैरान नजरों के सामने मैं बिना दर्द महसूस किए किसी मशीन की तरह एक के बाद एक करके एक हाथी तक को मार सकने वाली उन 10 बॉटल्स को पूरा पेट में उतार दिया। जैसे ही आखिरी बूंद पेट में गई, मेरी पूरी त्वचा, मुझे अचानक भयानक रिएक्शन महसूस हुआ।
कोई भी शब्दों में डिस्क्राइब ना कर सके ऐसी डरावनी ताकत मेरे शरीर में एक धमाके से फूट पड़ी। एक ठंडी मैकेनिकल आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, डिटेक्टेड। होस्ट ने रेड मिस्ट आने के ठीक पल भर 10 से ज्यादा डेडली टॉक्सिन्स बॉडी में इंजेक्ट किए हैं और लाइफ साइंस मिनिमम स्टैंडर्ड पर मेंटेन है। यूनिकनेस टैलेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अनलॉक कर लिया है यूनिक सुप्रीम एबिलिटी पॉइजन सॉवरन बॉडी। ऑल थिंग्स एंड सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेटेड हो गया है। दिमाग में ये ठंडी आवाज़ खत्म होते ही मुझे लगा जैसे मेरा बिखरता हुआ शरीर किसी ठंडे झरने से भर गया हो। पहले मेरे बॉडी में जो 10 डेडली पॉइजन्स पागलों की तरह उग्र होकर स्टील तक गाला सकते थे, वो अब इस वक्त बिल्ली की तरह नरम हो चुके थे। वो सब आपस में मिलकर एक अजीब डार्क ग्रीन, वो जलती सी जान लेने वाली तकलीफ अचानक गायब हो गई। उसकी जगह ली एक ऐसी बेमिसाल स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस ने। मुझे साफ महसूस हो रहा था, मेरी हर सेल उत्साह से भरी जोश में थी। आसपास की हवा में मौजूद वो रेड मिस्ट, जो नॉर्मल इंसानों के लिए डेडली है, उसे पागलों की तरह एब्जॉर्ब कर रही थी। मैंने आराम से एक सांस छोड़ी। वो सांस हल्के हरे रंग की थी। जमीन पर गिरते ही सीमेंट जमीन का एक छोटा हिस्सा तुरंत काला पड़ गया। हल्का सा नीला धुआं उठा। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। त्वचा पर जो पहले खतरनाक नीला बैंगनी रंग था, वो अब उतर चुका था। नॉर्मल रंग वापस आ चुका था, यहाँ तक कि पहले से भी ज्यादा बुरा और मुलायम। नाखूनों से निकला काला खून भी गायब हो चुका था। होस्ट, कंग्रेचुलेशंस, आपने एक नया अवेकन लेवल अचीव किया है। यूनिक सुप्रीम टैलेंट एबिलिटी, पैसिव स्किल, ऑल पॉइजन इम्यूनिटी। रेड मिस्ट तुम्हारे लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। एक्टिव स्किल, पॉइजन ओरिजिनल सोर्स। तुम अपने बॉडी के अंदर मर्ज हुए उस 10वें पेस्टिसाइड्स के पॉइजन को फ्रीली कंट्रोल कर सकते हो, उन्हें फिजिकल फॉर्म दे सकते हो। अभी जो पॉइजन्स कंट्रोल कर सकते हो, डीडीटी, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्ट किलर, स्ट्रॉन्ग वीड किलर, हाई इफेक्ट रैट किलर। सिस्टम नोट, रेड मिस्ट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना लेवल अपग्रेड कर सकते हो। म्यूटेंट क्रीचर्स के कोड डिवार करने से और हायर लेवल कस्टम पॉइजन्स अनलॉक हो सकते हैं। दिमाग में उभरे इस वर्चुअल पैनल को देखते हुए मेरा दिल बेरादा तेज धड़कने लगा। गैम्बल जीत गया, मैंने सच में सही दांव लगाया। यूनिक सुप्रीम एबिलिटी, ये पिछली लाइफ की तथाकथित एस ग्रेड एबिलिटी से भी कई गुना स्ट्रॉन्ग है। मॉन्स्टर, किसी ने चिल्लाया। मालिक तेजी से रेंगते हुए शॉप के अंदर की तरफ भाग रहा था। बीच बीच में मुझे ऐसे देखता जैसे मैं नरक से निकला कोई देवता हो। उसका डरना भी वाजिब है। कोई भी अगर देखे किसी इंसान को बिना एक्सप्रेशन बदले 10 बॉटल्स पॉइजन पीते हुए, फिर नाखून से खून निकलते हुए, आखिर में अच्छे भले खड़े होते हुए, तो वो भी डर से जान निकल जाएगी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान बाहर से आती हलचल पर था। रेड मिस्ट ने पूरी सड़क को पूरी तरह ढक लिया था। विजिबिलिटी सिर्फ 5 मीटर से कम रह गई थी। सड़क पर पूरी अफरा तफरी थी। कार्स टकराने की आवाज़ें, लोगों के रोने चिल्लाने की आवाज़ें और कुछ ऐसी चीखें जो इंसानी नहीं थी, सब मिलकर कैटास्ट्रॉफी के आने की एक कंफ्यूजिंग सिम्फनी बना रही थी। बचाओ मेरे, हा 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 हा, मैं आग फेंक सकता हूँ, मैं फायर गॉड हूँ, हटो, मुझे मत छूना, मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूँ। स्पष्ट था, पहली बैच के अवेकन लोग सामने आना शुरू हो गए थे। म्याऊ, एक तेज और भयानक कैट स्क्रीम सुनाई दी। आवाज टाइगर के दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक थी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ श्योमैबी का ग्लास डोर एक काली सिलुएट से चूर चूर हो गया। एक चीता जितना बड़ा ब्लैक कैट अंदर घुस आया। उसके पूरे शरीर के बाल खड़े थे, आंखें ब्लड रेड चमक रही थी। तेज नाखून सीमेंट फ्लोर पर घिसते हुए कान चीरने वाली आवाज पैदा कर रहे थे। श्योमैबी का मालिक डर से आंखें उलटकर बेहोश हो गया। म्यूटेंट रैम्पेजिंग ब्लड कैट, लेवल 1 अर्ली स्टेज वीकनेस, फ्रेजाइल नर्वस सिस्टम। मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली इस क्रीचर की डिटेल्स आ गईं। यही तो है अपोकैलिप्स की शुरुआत। पहले जो नरम पेट थे, रेड मिस्ट के असर से इंसान खाने वाले मॉन्स्टर्स बन गए। पिछली लाइफ में पता नहीं कितने लोग अपोकैलिप्स की शुरुआत में इन्हीं आमपेट एनिमल्स के हाथों मरे थे। वो झुक गया। गले से एक धीमी थ्रेटनिंग आवाज निकली। अगले ही पल पिछली टांगों से जोर लगाकर एक, इसलिए उसने आसानी से स्टील प्लेट चीर दी। इस डेडली अटैक के सामने मैंने पलक तक नहीं झपकाई, बस धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। सामने आती काली सिलुएट की तरफ हल्के से मुंह खोल। मेरे मुंह से हल्के हरे रंग की एक सांस निकली। वो सांस देखने में बिल्कुल हल्की फुल्की लग रही थी। कोई पावर नहीं दिख रही थी, पर जैसे ही वो काली लाइटनिंग में सांस से टकराई, ऐसा लगा जैसे एक इनविजिबल वॉल से टकरा गई हो। अचानक हवा में ही जम गई। ब्लड कैट के चेहरे की उग्रता और ब्लड लस्ट एक झटके में पथरा गई। उसकी जगह ले ली एक भयानक डर और तड़प ने उसका शरीर तेजी से ऐंठने लगा। काले बाल आंखों के सामने पीले पड़े झड़ने लगे। नीचे तेजी से सड़ती हुई स्किन दिखने लगी। सिर्फ 2 सेकंड्स में ये खतरनाक स्ट्रीट कैट मॉन्स्टर मेरे कपड़ों के किनारे तक को छू नहीं पाया, सीधा जमीन पर गिरा और जलती काले धुएं वाली गली सड़ी मांस बन गया। एक ही बार, यही है पॉइजन सॉवरेन बॉडी की पावर। मैंने किसी स्पेसिफिक पेस्टिसाइड की पावर का इस्तेमाल तक नहीं किया, सिर्फ मर्ज हुए डेडली पॉइजन्स वाली ओरिजिनल सोर्स सांस निकाली। इतनी काफी थी एक सेम लेवल म्यूटेंट बीस्ट को इंस्टेंट किल करने के लिए। मैं उस गली सड़ी मांस के पास गया, देखा एक नेल साइज जितनी छोटी हल्की लाल रोशनी वाली गोल्ड क्रिस्टल चुपचाप उसमें पड़ी थी। यही है म्यूटेंट क्रीचर कोर। मैंने क्रिस्टल उठाकर मुंह में डाल दिया, जैसे टॉफी खा रहा हूं, कुरकुर कुरकुर चबा डाला। एक प्योर एनर्जी गले से नीचे बहती मेरे बॉडी को पोषित करती रही।
लेवल एक अर्ली स्टेज म्यूटेंट को डिवावर करने से एक्सपीरियंस एफिशिएंसी बहुत कम है। मैंने सिर हिलाया। इतने लो लेवल म्यूटेंट 20 से लेवल बढ़ाना बहुत धीमा है। मुझे और ट्रे चाहिए, हायर लेवल ट्रे चाहिए। मेरी नज़र श्यामायु के बाहर उस रेड मिस्ट से ढकी अननोन और डेंजरस दुनिया पर पड़ी। दूसरों की नज़र में वो नरक है, पर मेरे लिए वो एक विशाल ट्रेजर होर्ड है। कॉलेज वापस जाना चाहिए, मैंने खुद से बड़बड़ाया। कॉलेज में लोग ज़्यादा हैं, मतलब वीकेंड भी ज़्यादा होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहाँ मेरी पिछली लाइफ का दुश्मन है। मैंने अपने कपड़े ठीक किए, ज़मीन पर बेहोश पड़े मालिक को एक नज़र देखा, बिना उसकी परवाह किए चुपचाप श्यामाई से बाहर निकल गया। मेरी सिलुएट जल्दी ही गाढ़े रेड मिस्ट में गायब हो गई। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्क्वायर। इस वक्त स्क्वायर पर पूरी अफरा तफरी मच चुकी थी। रेड मिस्ट का आना इतना अचानक हुआ था कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स भारी घबराहट में डूब चुके थे। चीखें, रोना धोना और तरह तरह की अजीब एबिलिटीज जागने के बाद निकली अनोखी आवाज़ें एक साथ गूंज रही थी। देखो, झांग हाओ के शरीर से रोशनी निकल रही है। वाह, कितनी रोमांटिक लाइट है। झांग हाओ ने कौन सी गॉडली एबिलिटी जगाई है। लोगों की एक भीड़ के बीच एक ब्रांडेड कपड़ों वाला हैंडसम यंग मैन गर्व से भरा दोनों हाथ आगे फैलाए खड़ा था। उसकी हथेली पर एक रोज कलर लाइट मिस्ट उठ रही थी। मिस्ट के बीच सोने जैसी छोटी छोटी चमकें भी थीं। देखने में बहुत भव्य लग रहा था। उसका नाम झांग हाओ है। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का जाना पहचाना रिच सेकंड जनरेशन किड। उसके पिता जियांग, वो कॉलेज के आसपास किसी हाई एंड रेस्टोरेंट में 8-2 या ये अर्लेफिट की बॉटल टेस्ट कर रहा था। तभी उसकी एबिलिटी जग गई। मैंने अपनी एबिलिटी का नाम रखा है ब्लड रेड रोमांस। झांग हाओ ने दिखावे से भरे अंदाज में आंस किया, आसपास की भीड़ की एडमायरिंग नज़रों को एंजॉय करते हुए। ये फीलिंग बहुत कमाल की थी। उसे लगा जैसे वो खुद चोजन वन है, किसी मूवी का हीरो। ये एबिलिटी सुनने में ही बहुत पावरफुल लगे है। उसके साथ चलने वाला एक चमचा तुरंत तारीफ कर लगा। एक लाइट और हैवी मेकअप में तैयार लड़की तो सीधे झांग हाओ की बाह पकड़कर नाजुक आवाज में बोली, झांग हाओ, अब से मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन पर ही डिपेंड करूंगी। बेफिक्र रहो, मेरे साथ रहो, तुम्हें अच्छे से अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा। झांग हाओ हा हंसा। दिल एक बेमिसाल सेटिस्फैक्शन से भर गया। तभी उसकी नज़र किनारे से एक जाना पहचाना सिलुएट देखने पर पड़ी, जो स्क्वायर के किनारे से ना बहुत तेज ना बहुत धीरे चल रहा था। वो इंसान धुलकर सफेद पड़ चुके पुराने कपड़े पहने था। एक्सप्रेशन ठंडी थी, आसपास की घबराई भीड़ से बिल्कुल अलग। अरे ये तो लिंग युआन है ना, संग। उसकी जगह ले ली एक हल्के तिरस्कार और मजाक में। वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। मैं कॉलेज का जाना पहचाना गरीब आदमी हूँ। स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम जॉब के सहारे गुजारा करता हूँ। फिर भी एकेडमिकली उससे बेहतर हूँ। कई बार उससे स्कॉलरशिप छीन चुका हूँ। इसी वजह से वो हमेशा जलता रहता है। तुम्हें ऐसा गरीब देखकर रेड मिस्ट आने से पहले तो शायद प्लेन वाटर ही पी होगी। क्या एबिलिटी जगी है? अनलिमिटेड रीफिल? हाँ 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 हाँ। झांग हाओ बेखौफ होकर मजाक उड़ाता है। उसके पीछे के चमचे भी साथ में हंस पड़ते हैं। मैंने अपने कदम नहीं रोके, उसकी तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो सिर्फ हवा हो। इस पूरी इंडिफरेंस से झांग हाओ को लगा जैसे उसने रुई पर घूंसा मारा हो। चेहरे की हंसी तुरंत जम गई। गरीब, मौत के मुंह में खड़े होकर भी मेरे सामने ऐसे शान दिखा रहे हो? लिंग युआन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बहरे हो क्या? झांग हाओ का चेहरा गंभीर हो गया, चिल्लाया। मैं आखिरकार रुका, मुड़कर उसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हूँ। गुजर रहा हूँ, बस दो हल्के शब्द, पर एक अजीब प्रेशर लिए हुए। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्क्वायर में झांग हाओ मेरी नज़र से थोड़ा डर सा गया, पर तुरंत ही गुस्से ने उसकी जगह ले ली। तुम्हारा टोन क्या है? भरोसा नहीं तो मैं तुम्हें अभी अपन कर सकता हूँ। कहते हुए झांग हाओ ने हाथ की ब्लड रेड रोमांस लाइट मिस्ट आगे की तरफ धकेल दी। वो शानदार दिखने वाली लाइट मिस्ट धीरे धीरे मेरी तरफ तैरने लगी। मैं चुपचाप खड़ा रहा, बिल्कुल हिला नहीं। लाइट मिस्ट मेरे सामने आते ही वहीं गायब, जैसे एक हल्की सी हवा हो। आवाज भी नहीं आई। हवा एक पल में शांत हो गई। झांग हाओ के चेहरे की एक्सप्रेशन बहुत ही मजेदार थी। गुस्से से कंफ्यूजन, फिर लिवर कलर जैसे लाल हो गया। क्या हुआ? मेरी एबिलिटी कहाँ गई? बस इतनी ही। मैंने होंठ हल्के से टेढ़े किए, दो शब्द बोले, फिर मुड़कर चल पड़ा। इस मस्खरे पर ध्यान देने को वालस भी नहीं था। तुम रुको, झांग हाओ गुस्से से चिल्लाया। उसे लगा जैसे उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई हो। तो बिना कुछ सोचे आगे झपटने ही वाला था कि स्क्वायर के दूसरी तरफ अचानक हलचल मच गई। सब देखो, ये तो कॉलेज ब्यूटी सू किंगशुए है। वाह, इसकी एबिलिटी जग गई है। कितनी सुंदर। थोड़ी दूरी पर एक वाइट ड्रेस पहनी, ठंडी और शांत पर्सनालिटी वाली ब्यूटीफुल गर्ल चुपचाप खड़ी थी। उसके आसपास हवा में छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स तैर रहे थे। जमीन पर एक पतली सफेद फ्रॉस्ट जम चुकी थी। यही है जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस कॉलेज ब्यूटी, सू किंगशुए। सू किंगशुए की प्रेजेंस ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। यहाँ तक कि झांग हाओ भी अभी की बेइज्जती भूल गया। आंखों में लालच और पोजेशन की चाहत आ गई। सू किंगशुए का घर बहुत रईस है, दिखने में देवी जैसी सुंदर। झांग हाओ हमेशा से उसे पाना चाहता था, बस अफसोस कि उसने कभी सीधी नजर से उसे देखा तक नहीं था। अब अपोकलिप्स आया है, ऑर्डर टू चुका है, उसे स्ट्रांग एबिलिटी मिली है। और सू किंगशुए एक कमजोर लड़की, चाहे उसमें भी एबिलिटी जगी हो, कितनी स्ट्रांग होगी? बस उसे इतनी ताकत दिखानी है, फिर डरने की क्या बात कि वो ट्रैप ना हो जाए। यही सोचते हुए झांग हाओ ने अपने कपड़े ठीक किए, अपनी सोच में हैंडसम स्माइल लगाई, सू किंगशुए की तरफ चल पड़ा। किंगशुए, डरो मत, मैं हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
सू किंगशुए ने बस एक ठंडी नजर उसे देखा, कुछ नहीं बोली। उसकी नज़र झांग हाओ को पार कर उस पुराने कपड़े वाले लड़के पर टिकी जिसे अभी झांग हाओ ने प्रोवोक किया था। पता नहीं क्यों उसे हमेशा लगता है इस लिंग युआ नाम के लड़के में कुछ बहुत खास क्वालिटी है। सामने अननोन कैटेस्ट्रोफी आते ही सारे लोग या तो डरे हुए हैं या पागलों जैसे खुश। बस वही एक शांत गहरे लेक जैसा काम है। खासकर अभी अभी झांग हाओ की फ्लैटरी रिडन लाइट मिस्ट उसके सामने आते ही अपने आप गायब हो जाने वाला वो दृश्य सू किंगशुए के मन में एक शक पैदा कर गया। ये इंसान सिंपल नहीं है। स्क्वायर में सबकी अलग अलग सोच चल ही रही थी कि चारों तरफ से एक दांत खट्टे कर देने वाली सरसराहट की आवाज आने लगी। सबका चेहरा बदल गया। चारों तरफ देखा, स्क्वायर के चारों तरफ गार्डन के डेकोरेटिव श्रब्स जो पहले सिर्फ डेकोरेशन के लिए थे अब जैसे जिंदा हो गए थे। ब्रांचेस पागलों की तरह मुड़ मुड़ कर बढ़ने लगी, मोटी मोटी वाइन्स बनकर स्नेक की तरफ भीड़ की तरफ फैलने लगी। साथ ही जमीन कांपने लगी, सीमेंट फ्लोर फट गई, कई विशाल म्यूटेंट रेट्स दांत पीसते हुए मैनहोल से बाहर निकल आए। आसमान में मंडराते पिजन्स में भी म्यूटेशन हो गई थी। उनका आकार दोगुना बढ़ गया था, आंखें ब्लड रेड हो गई थीं, तेज चोंच मेटल जैसी चमक रही थी। आसमान में, जमीन पर, जमीन के नीचे इन म्यूटेंट एनिमल्स और प्लांट्स ने चारों तरफ से घेरा बनाकर सैकड़ों स्टूडेंट्स को घेर लिया। मॉन्स्टर बचाओ! भय जैसे किसी महामारी की तरह एक पल में पूरी भीड़ में फैल गया। सब घबराओ मत, बस म्यूटेंट जानवर है। देखो मेरी ब्लड रेड रोमांस की पावर। इस केओस और चीखों में झाम हाओ की आवाज खासतौर पर उभरी। वो सू चिंगशुए के सामने कुछ इंप्रेस करना चाहता था। ये तो सच में हेवन सेंट चांस था। और भी गाड़ी, यहां तक कि पेटल्स का इल्यूजन भी उसमें तैर रहा था। मरो! जोर से चिल्लाते हुए झांग हाओ ने वो लाइट मिस्ट सामने बढ़ती एक वाइन पर धकेल दिया जो दांत नाखून दिखाते हुए हमला करने आ रही थी। आसपास के चमचों ने तुरंत एग्जैजरेटेड आवाजें निकाली। झांग बॉस, बहुत इंप्रेसिव, बहुत हैंडसम, यही तो है स्ट्रांग पावर। सू किंगशुए ने भी भौहें सिकोड़ते हुए ध्यान से उस लाइट मिस्ट को देखा। जानना चाहती थी ये तथाकथित ब्लड रेड रोमांस की पावर आखिर क्या है। सबकी नजरों के सामने वो भव्य लाइट मिस्ट सीधा म्यूटेंट वाइन पर जा टकराई। फिर कुछ नहीं हुआ। लाइट मिस्ट जैसे कोई भारहीन पेंट हो, वाइन में मिल गई, बस उसका रंग थोड़ा और चमकीला कर दिया। कोई नुकसान नहीं हुआ। वो वाइन तो खुशी में हल्का सा लहरा भी थी, जैसे कह रही हो और लाओ। पूरी भीड़ मौत की तरफ बढ़ रही थी। झांग हाओ खुद के लिए एक बेकार सा रीजन ढूंढ लिया। जवाब में उस म्यूटेंट वाइन ने बिना दया एक जोरदार तमाचा जमाया। क्रैक की आवाज के साथ झांग हाओ एक पूरा आदमी टूटे बोरे की तरह उड़ गया। जमीन पर कई पलटियां खाकर गिरा, बुरी तरह दयनीय हालत में। आज झांग बॉस बचाओ! उसके चमचे एक झटके में तितर बितर हो गए। वो मेकअप वाली गर्ल जो अभी उसकी बाह पकड़े थी, सबसे तेज चीखते हुए भागी। एग्जाम्पल की पावर एंडलेस होती है। झांग हाओ की हार आखिरी तिनका साबित हुई, जिसने पूरी भीड़ का धैर्य तोड़ दिया। पूरा स्क्वायर फट पड़ा। स्टूडेंट्स रोते चिल्लाते चारों तरफ भागने लगे, पर हर तरफ तो मॉन्स्टर्स ही थे। कहाँ भागे? एक वाइन ने कर्ल करके। दूसरी तरफ म्यूटेंट रैट्स ने एक साथ हमला करके उसे पूरी तरह चीर डाला। एक म्यूटेंट पिजन आसमान से आया, तेज चोंच सीधे किसी गर्ल के सिर के आर पार गई। ये अब कॉलेज नहीं, नरक बन चुका था। एक तरफा मैसेकर की पार्टी थी। सू किंगशुए का चेहरा भी बेहद सफेद पड़ चुका था। उसने दोनों हाथ जोड़े सामने आधा मीटर मोटी एक आइस वॉल बनाई, कुछ वाइन्स के हमले को थोड़ी देर के लिए रोका, पर उसे पता था ये तो नाकाफी सी मदद ही है। उसकी एबिलिटी एक ठंडे मिनरल वाटर पीने से जगी थी। फ्रॉस्ट डोमेन। भले कुछ डिफेंस और कंट्रोल पावर हो, पर इतनी सारी संख्या में मॉन्स्टर्स के सामने उसकी स्ट्रेंथ तेजी से खत्म हो रही थी। आइस वॉल। सू किंगशुए का दिल धीरे धीरे डूबने लगा। उसने निराशा में चारों तरफ देखा, तब अचानक पाया इस अफरा तफरी और मौत के दृश्य में एक इंसान शुरू से आखिर तक वहीं खड़ा था, बिल्कुल हिला नहीं। मैं तूफान में खड़ी चट्टान जैसा था। चारों तरफ खून मांस उड़ रहे थे, चीखें आसमान तक जा रही थीं, फिर भी मेरे चेहरे पर वही ठंडी बेफिक्र एक्सप्रेशन थी, जैसे सामने चल रहा ये मैसेकर बस एक बोरिंग सा नाटक हो। तभी एक पॉट जितनी मोटी वाइन और चीता साइज के 3 म्यूटेंट रैट्स ने एक साथ मुझे अपना टारगेट बना लिया। 3 डायरेक्शन से मुझ पर झपट पड़े। सावधान! सू किंगशुए अनजाने में चिल्ला पड़ी, पर मैं तो सिर्फ। मैंने एक बेल्च की उर्र की आवाज के साथ मुंह से हल्की हरी एयर करंट निकली, रिपल की तरह चारों तरफ तेजी से फैलने लगी। वो एयर करंट बेहद साइलेंट और इनविजिबल सी लग रही थी, कोई असर ना होगा ऐसा दिखता, पर एक अजीब सा दृश्य हुआ। वो उग्र म्यूटेंट वाइन जैसे ही उस ग्रीन एयर से टकराई, जैसे किसी फास्ट फॉरवर्ड में सूखा हुआ पौधा हो, हरी रंगत गायब होकर पीली सूखी पड़ गई। आखिर में चद की आवाज के साथ टूटकर एक ढेर धूल में बदल गई। वो 3 खतरनाक म्यूटेंट रैट्स भी वही अंजाम पहुंचे। चार्ज करते करते बीच में ही उनका शरीर अकड़ गया, फिर जैसे उनकी सारी लाइफ फोर्स खींच ली गई हो, तेजी से सिकुड़ने लगे। आखिर में 3 घृणित ड्राइड अप बॉडी बनकर जमीन पर गिरे। ये अभी खत्म नहीं हुआ।
वो हल्के हरे रंग की पॉइजन तेजी से फैलती जा रही थी। जहां भी गुजरी वहां सब कुछ मुरझा गया। जो म्यूटेंट वाइन स्टूडेंट्स पर पागलों की तरह हमला कर रही थी, बस जरा सी छूने से टर्न टू एशेस हो गई। जमीन पर इधर उधर भागते म्यूटेंट रैट्स की भीड़ ग्रुप दर ग्रुप मुंह से झाग निकालते हुए गिरने लगी। एक झटके में मर गई। यहाँ तक कि आसमान में मंडराते म्यूटेंट पिजन्स भी जैसे डंपलिंग्स की तरह टप टप गिरने लगे। पूरा प्रोसेस 10 सेकंड से भी कम में हुआ। अभी अभी जो नरक जैसी मॉन्स्टर्स से भरी सेंट्रल स्क्वायर थी, एक पल में बिल्कुल सन सी शांत हो गई। बस जमीन पर पड़ी लाशें और राख थी। कोई जिंदा मॉन्स्टर नहीं दिखा। सारे बचे हुए स्टूडेंट्स मुंह फाड़े हैरान होकर वहीं खड़े रह गए, उस स्क्वायर के सेंटर में खड़े मुझे किसी गॉड या डीमन जैसा देखते हुए। अभी अभी क्या हुआ था वो बस बेल्च किया, फिर कैटास्ट्रोफी पूरी तरह खत्म हो गई। वो उड़ाया हुआ झांग हाओ एक म्यूटेंट डॉग से भागते भागते पूरी जगह घूम रहा था। वो डॉग आधे रास्ते में थोड़ी सी पॉइजन इनहेल करते ही तुरंत आंखें उलटकर गिर पड़ा, ऐंठ कर वहीं मर गया। झांग हाओ ने कदम रोके, पीछे मुड़कर ये सब देखा। अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी पैंट्स गीली हो गई हो। उसे सच में डर से पेशाब आ गई थी। सू किंशुए के सामने की आइस वॉल भी क्रैक की आवाज के साथ टूट गई। उसे अब उसकी परवाह भी नहीं थी। उसकी हमेशा ठंडी सी सुंदर आंखों में इस वक्त शौक और एक अनोखी चमक थी। वो मुझे टकटकी लगाकर देखती रही। दिल बेकाबू होकर तेज धड़कने लगा। ये आदमी असल में कौन सा मॉन्स्टर है? पूरी जगह चुप्पी थी। सबको जैसे किसी स्पेल ने फ्रीज कर दिया हो। सब वहीं थम गए। नजरें सीधी स्क्वायर के सेंटर पर टिकी थीं। मैं बस वहीं खड़ा था, अपने पोस्चर तक नहीं बदला, शांति से खड़ा था। पर सबकी नज़र में इस वक्त मेरी सिलुएट अभी अभी मरे उन सारे मॉन्स्टर्स से मिलाकर भी 100 गुना ज़्यादा डरावनी थी। ये कैसी पावर है? बस एक बेल्च किया और आसमान ज़मीन के उन स्टूडेंट्स को मरणासन स्थिति में डालने वाले मॉन्स्टर्स को इंस्टेंट किल कर दिया। एक बचा हुआ लड़का पैर लड़खड़ाते हुए थुड़ की आवाज़ के साथ घुटनों पर गिर पड़ा। मेरी सिलुएट को देखते हुए उसकी आंखों में डर और रिस्पेक्ट दोनों भरे थे। होंठ कांपते हुए बड़बड़ाते हुए बोला, क्या गॉड उतरा है या ये डीमन है? ये जरूर डीमन होगा। दूसरी गर्ल बार बार पीछे हटती जा रही थी, चेहरा कागज जैसा सफेद। चाहे गॉड हो या डीमन, इस वक्त उनकी नज़र में मैं इंसान की कैटेगरी से बाहर की चीज बन चुका था। झांगहाओ की पैंट्स का एक बड़ा हिस्सा गीला था, पर अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो जमीन पर बैठा हुआ, दिमाग बिल्कुल खाली था। अभी अभी वो इस इंसान को अपंग करने की सोच रहा था। अचानक मौत से भी स्ट्रांग एक डर उसके दिल में छुप गया। उसे लगा जैसे वो ड्रैगन के सामने आकर दिखाने वाली एक चींटी है, बेहद मजाकिया। बाकियों से अलग सू किंगशुए का शौक गुजरने के बाद उसके दिल में एक बड़ी तूफान जैसी हलचल उठी। उसे किसी और से ज्यादा साफ पता था अभी अभी उस एक पल में क्या हुआ था। सू किंगशुए मुझे देखते हुए होंठ हिलाते हुए कुछ कहना चाहती थी, पर पाया उसका गला बहुत सूख चुका था। वो जियांगचिंग यूनिवर्सिटी की लंबई कॉलेज ब्यूटी सू ग्रुप की बेटी, बचपन से हमेशा तारीफ में डूबी रही। अनगिनत लोग उसकी फ्लैटरी करते थे। वो हमेशा ऊंचे रहने की आदी थी, हर किसी से ठंडा बिहेव करने की आदी थी। पर अब उसे पता चल चुका था उसका सारा गर्व, उसका सारा हेलो इस इंसान के सामने बेकार है। तभी मैं आगे बढ़ा। मैंने आसपास की उन डरी सहमी या रिस्पेक्ट भरी नजरों की परवाह नहीं की। बस चुपचाप एक अच्छी हालत में बची म्यूटेंट रैट की ड्राइड बॉडी तक चला गया। पैर के पंजे से हल्का ठोकर मारी, वो ड्राइड बॉडी धूल में टूट गई। एक नेल साइज जितनी छोटी हल्की लाल रोशनी वाली गोल्ड क्रिस्टल उसमें से निकली। मैंने वो क्रिस्टल उठाकर देखा तक नहीं, सीधा मुंह में डालकर क्रंच की आवाज से हर किसी के कान तक साफ पहुंची। ये क्या खा रहा है? मॉन्स्टर के अंदर का सामान? सब देखते ही रह गए। इस इंसान का ये बिहेवियर पूरी तरह उनकी समझ से बाहर था। मैंने इसकी परवाह नहीं की। महसूस कर पा रहा था प्योर एनर्जी गले से नीचे बह रही है। एक्सपीरियंस तेजी से बढ़ रहा है। लेवल एक अर्ली स्टेज म्यूटेंट कोड डिवार करने से एक्सपीरियंस +10। लेवल एक अर्ली स्टेज म्यूटेंट कोड डिवार करने से एक्सपीरियंस +10। मैं ऐसे था जैसे कोई मेहनती किसान अपने खेत से फसल काट रहा हो। लगातार दर्जन भर गोल्ड क्रिस्टल्स उठाकर निकल गया। पैनल का एक्सपीरियंस तेजी से 1100 से 15,100 तक पहुंच गया। होस्ट लेवल अपग्रेड हो गया है। करंट लेवल एक अल्टीमेट अवेकन्ड एबिलिटी, 500 पॉइंट्स, लेवल 5 अनलॉक। पॉइजन सोवरेन बॉडी, एक वार्म फीलिंग पूरे शरीर में फैली। मुझे लगा मेरी स्ट्रेंथ और भी बढ़ गई। मेरे बॉडी के अंदर वो डार्क ग्रीन पॉइजन एनर्जी और भी कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। कंट्रोल करना भी और आसान लगने लगा। अच्छा, मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। यही है सही तरीका लेवल बढ़ाने का। एक एक करके मारने से तो ये कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है। ये सब पूरा करके मैंने हाथ झाड़े जैसे कोई बहुत छोटा सा काम किया हो, फिर मुड़कर इस झगड़े वाली जगह से निकलने की तैयारी की। मुझे एक और सेफ और छिपी हुई जगह ढूंढनी है। कॉलेज में लोग बहुत हैं, टारगेट बहुत बड़ा है, ये अच्छी बेस नहीं है। मुझे जाते देखकर बचे हुए स्टूडेंट्स तुरंत घबरा गए। ये गॉड डीमन जैसा इंसान अगर चला गया तो उनका क्या होगा? कौन उनकी प्रोटेक्शन करेगा? अगर मॉन्स्टर्स की एक और वेव आ गई तो? बड़े भाई मत जाओ, कृपया मुझे भी साथ ले चलो। बड़े भाई, मैं जो चाहूँ करूंगा, बस मुझे अपने साथ रहने दो। एक झटके में दर्जनों स्टूडेंट्स मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। चेहरे पर बेगिंग और पैनिक साफ था। मैंने भौहें सिकोड़ी, थोड़ा इरिटेटेड महसूस हुआ। ठंडे स्वर में एक शब्द बोला। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर जैसे बर्फीला पानी सबके सिर पर डाला गया हो। वो एक गहरी भारी बात सबको अपने आप कदम रोकने पर मजबूर कर गई। कोई भी करीब आने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी सबको याद आया,
सामने खड़ा ये इंसान कोई दयावान भगवान नहीं, बल्कि एक बेल्ट से पूरे कोर्ट को खत्म करने वाला डरावना एग्जिस्टेंस है। जैसे ही भीड़ इस असमंजस में थी, एक सिलुएट पूरी हिम्मत जुटाकर भीड़ में से निकल आया, मेरे सामने आकर रुका। ये सू किंगशुए थी। उसका सुंदर चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, पर उन खूबसूरत आंखों में एक बेमिसाल दृढ़ता थी। लिन्योन, उसने कहा। आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर शब्द स्पष्ट थे। मैं रुका, ठंडी नजरों से उसे देखा। इस औरत को मैं जानता हूँ। पिछली लाइफ में जब जियांगचिंग बेस बन गया था, तो अपने फैमिली की पावर और अच्छी एबिलिटी के दम पर वो बेस की फेमस हाई स्टेटस महिला बन गई थी। अनगिनत स्ट्रांग लोग उसे पाना चाहते थे, पर उससे मेरा कोई मतलब नहीं। गुजर रहा हूँ, मेरी टोन में कोई हलचल नहीं थी। सू किंग शुए ने गहरी सांस ली, जैसे पूरी हिम्मत जुटाई हो। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर बोला, क्या मुझे भी साथ ले चल सकते हो? पूरा स्क्वायर हैरान रह गया। सब लोग सू किंगशुए को ऐसे देख रहे थे जैसे भूत देख लिया हो। ये तो सू किंगशुए है ना, वही आइस कोल्ड ब्यूटी जो किसी भी सूटर को डायरेक्ट रिजेक्शन ही देती थी। आज वो खुद एक लड़के से कह रही है उसे साथ ले चलो, वो भी लगभग बेगिंग वाली टोन में। मैंने उसे देखा, आंखों में एक हल्की सी टीजिंग झलक दिखी। मैं तुम्हें क्यों साथ ले जाऊं? तुम सुंदर हो, पर कैटास्ट्रोफी में सुंदरता सबसे बेकार चीज है। मेरी बात बहुत सीधी थी, दिल भी दुखा गई। सू चिंगशुए का शरीर हल्के से लड़खड़ाया, चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसे पता था मैं सच कह रहा हूं। एब्सोल्यूट पावर के सामने उसकी सुंदरता, उसका फैमिली बैकग्राउंड सब बेकार है। पर उसने हार नहीं मानी। होंठ इतने कसकर काटे कि खून निकल आने वाला था। उसने अपना सारा गर्व और सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दिया। लगभग विनम्रता से भरी हुई आवाज में बेचैनी से बोली, मेरे घर में वेस्ट सिटी के युंदिंग माउंटेन पर एक विला है। वहां इंडिपेंडेंट, इतना फूड और वाटर भी स्टोर है जो पूरे साल चल सके। वो जगह बहुत सेफ है, कॉलेज से 100 गुना सेफर। बस तुम मुझे वहां तक ले चलो, उस विला की हर चीज तुम्हारी होगी। और तुम अगर मुझे वहां ले जाओ, तो आगे चाहे जो भी करना चाहो मुझसे कर सकते हो। जीने के लिए उसने अपना सबसे बड़ा दाम लगा दिया। ये बात सुनकर मेरी आंखें आखिरकार चमक उठी। विला, इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी और जनरेटर, और 1 साल तक चलने लायक सप्लाईज, ऊपर से एक बिस्तर गर्म करने वाली भी। ये तो सच में नींद आ रही थी। और तकिया मिल गया वाली बात हुई। मुझे जगह ढूंढने की चिंता ही थी, ये तो सीधी मिल गई। पिछली लाइफ में मैं तो 1 महीने तक रूइंस में मोड़ लगी ब्रेड खाकर बमुश्किल एक ऐसी जगह ढूंढ पाया था जो बारिश धूप से बचा सके। ठीक है, मैंने सिर हिलाया। सू किंगशुए खुशी और राहत से रो पड़ी। उसकी टेंस नर्व्स आखिर आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। आसपास के स्टूडेंट्स ये देखकर आंखें रेड कर बैठे। सू किंगशुए को क्यों साथ ले जा रहे हो? सिर्फ इसलिए कि उसके पास विला है? बड़े भाई, मेरे घर में भी विला है, ईस्ट सिटी में। मेरे घर में फैक्ट्री है, वहां खाने का ढेर है, मुझे भी साथ ले चलो। एक और गर्ल तो चिल्लाई, मैं बेड भी गर्म कर दूंगी। मैं पूरी तरह इरिटेटेड हो गया। मुड़कर उस भीड़ को ठंडी नजर से देखा। एक शब्द और बोला तो इन्हीं का हाल होगा। मेरी नजर जमीन पर पड़ी उन मॉन्स्टर्स की लाशों पर टिकी। पूरा स्क्वायर फिर एक बार पूरी तरह चुप हो गया। मैंने उस भीड़ की परवाह करना बंद कर दी। अभी भी वहीं सुन खड़ी सू किंगशुए से कहा, चलो रास्ता दिखाओ। सू किंगशुए जल्दी से आंसू पोंछते हुए तेजी से मेरे पीछे आ गई। हम दोनों एक आगे एक पीछे, सैकड़ों नजरों के बीच स्क्वायर से बाहर निकल गए। हमारी सिलुएट्स जल्दी ही रेड मिस्ट में गायब हो गई। जब तक उनकी पीठें पूरी तरह उजल नहीं हो गई, स्क्वायर पर छाया दबाव अचानक फट पड़ा। इस दुनिया को हुआ क्या है? स्ट्रांग लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें भी सप्लाईज ढूंढने चलना चाहिए। कार ढूंढकर खुद निकल चलते हैं। भीड़ फिर से अफरातफरी में डूब गई, पर इस बार सर्वाइवल की खातिर वाली अफरातफरी थी। जमीन पर बैठा झांग हाओ मेरी जाती हुई डायरेक्शन को देखते हुए आंखों में गहरा गुस्सा और जेलसी लिए, मैं और सू किंगशुए तुम दोनों इंतजार करना, ये दुश्मनी मैं झांग हाओ याद रखूंगा। इतना बोलकर सेंट्रल स्क्वायर छोड़ दिया। रेड मिस्ट अब और भी गाढ़ी होती जा रही थी। विजिबिलिटी सिर्फ 3 मीटर रह गई थी। हवा में रस्ट और सड़ने की स्मेल फैली हुई थी। सू किंगशुए कसकर मेरे पीछे पीछे चल रही थी। बड़ी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। आसपास से बीच बीच में तेज चीखें और मॉन्स्टर्स की आवाजें आती रहती। हर बार वो घबरा जाती, अनजाने में मेरे थोड़ा और करीब आ जाती। और आगे चलते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खाने के बाद टहल रहा हूँ। कदम न तेज न धीमे, एक्सप्रेशन में बदलाव नहीं। ये एक्सट्रीम कामनेस सू किंगशुए को थोड़ी राहत दे रही थी, पर उससे ज्यादा एक अजीब सी दूरी का एहसास भी। उसे लगा जैसे मैं और वो बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे हूं। हम कार कहाँ ढूंढेंगे? सू किंगशुए ने चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से पूछा। स्टाफ पार्किंग लॉट, मैंने बिना पीछे देखे कहा। वो सबसे पास वाला पार्किंग लॉट था, और स्टाफ की कार्स अक्सर स्टूडेंट्स की कार से थोड़ी बेहतर होती हैं। पर वहां भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे। सू किंगशुए थोड़ी चिंतित थी। मॉन्स्टर्स हो तभी अच्छा है, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। सू किंगशुए थोड़ी स्टन हुई, फिर तुरंत मेरा मतलब समझ गई। मॉन्स्टर्स मतलब कोर, और कोर मतलब एक्सपीरियंस। इस आदमी ने नॉर्मल इंसान को डर से बेजान कर देने वाले मॉन्स्टर्स को लेवल अप करने का एक्सपीरियंस पैक बना दिया था। ये कितनी बड़ी कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ की बात है। दोनों चुपचाप अफरातफरी भरे कैंपस में चलते रहे। रास्ते में हमने बहुत सारे बुरे दृश्य देखे। कोई वाइन्स में लिपटा हुआ पेड़ से लटका था, कोई कंकाल तक कुतर डाला गया शव, कुछ म्यूटेंट वाइल्ड डॉग्स द्वारा नोच नोच कर खाया जा रहा एक इंसान, और कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग जिनकी एबिलिटी जागी तो थी, पर कंट्रोल ना कर पाने की वजह से खुद को अधमरा कर लिया। पूरा कैंपस पूरी तरह नरक बन चुका था। सू किंगशुए का चेहरा पीला पड़ गया।
कई बार उसे उल्टी आने का मन हुआ, पर उसने खुद को ज़बरदस्ती रोका। उसे पता था आज से उसे ये सब एक्सेप्ट करना होगा। जल्दी ही हम स्टाफ पार्किंग लॉट पहुंच गए। जैसा सोचा था वैसा ही यहाँ भी उतनी ही अफरा तफरी थी। एक दर्जन से ज्यादा वाइल्ड बोर जितने बड़े म्यूटेंट रैट्स पार्किंग लॉट की कार्स को पागलों की तरह काट रहे थे। मजबूत स्टील भी उनके तेज दांतों के सामने कागज जैसा आसानी से चीर जा रहा था। कुछ स्टाफ मेंबर्स जो भागने के लिए कार चलाने की कोशिश कर रहे थे, बस बाहर निकलते ही उन रैट्स की भीड़ ने एक साथ हमला किया। पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। चिन चिन। रेड्स ने मुझे और सु किंगशुए को दो नए प्रे समझकर देख लिया। तुरंत उन बेजान मेटल के ढांचों को छोड़कर ब्लड रेड चमकती ब्लडलस्ट भरी आंखों से हमारी तरफ भागने लगे। सु किंगशुए नीचे मेरी उंगली से निकलकर तुरंत आगे की नेस्ट में मिल गई। अगले ही पल वो गुस्से से भागते म्यूटेंट रैट्स जैसे शराब में डूबे हों एक एक करके लड़खड़ाते रहे। भागते भागते ही धड़ाम धड़ाम गिरने लगे। कुछ पल टांगे अठाई, फिर बिल्कुल शांत हो गए। फिर एक इंस्टेंट किल, यहाँ तो पहले वाले से भी ज्यादा आसान और एफर्टलेस। सु किंगशुए को अब समझ नहीं आ रहा था इस सबके सामने कौन सी एक्सप्रेशन रखे। उसका दिमाग बिल्कुल खाली महसूस हो रहा था। मेरी स्ट्रेंथ को लेकर वो पूरी तरह सुन पड़ चुकी थी। मैंने उसकी हैरानी की परवाह नहीं की। चुपचाप उन रैट्स के ढेर में गया, पैर से डेड बॉडीज को धकेला, गोल्ड क्रिस्टल्स उठाकर मुंह में डालता गया। लेवल 1 अर्ली स्टेज म्यूटेंट को डिवार करने से एक्सपीरियंस +10। लेवल 1 मिड स्टेज म्यूटेंट को डिवावर करने से एक्सपीरियंस +20। एक के बाद एक करके एक दर्जन से ज्यादा क्रिस्टल्स निकल गया। मेरा एक्सपीरियंस फिर एक बड़ा उछाल ले चुका था। अगले लेवल तक और भी करीब पहुंच गया। चलो कोई कार चुन लेते हैं। मैंने हाथ झाड़े अभी भी वहीं सुन खड़ी सु किंगशुए से कहा। अच्छा। सु किंगशुए जैसे नींद से जागी, तुरंत पीछे आ गई। दोनों पार्किंग लॉट में एक चक्कर लगाया। आखिर मेरी नज़र यही रहेगा। मैं कार के पास गया, देखा डोर लॉक था, की भी अंदर नहीं थी। मैंने बिना समय बर्बाद किए अपना राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर उठाया, हल्के से कार विंडो के ग्लास पर घुमाया। क्लिक की हल्की आवाज के साथ, ऐसी टेम्पर्ड ग्लास जो हैमर के वार तक झेल सकती है, टोफू की तरह आसानी से एक बड़ा कट खा गई। मेरी उंगली की नोक पर एक बेहद हल्की सी डार्क ग्रीन एनर्जी घूम रही थी। यह है पॉइजन सॉवरेन बॉडी की एक एबिलिटी। डेडली पॉइजन एनर्जी को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड करके एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा कोरोसिव इफेक्ट पैदा किया जा सकता है। सु चिंगशुए बगल में देखते हुए बार बार पलक झपका रही थी। इस आदमी के पास और कितने ऐसे अजीबोगरीब ट्रिक्स हैं। मैंने डोर खोला, ड्राइवर सीट पर बैठ गया, फिर उसी तरह अभ्यास से भरपूर अंदर की वायर्स निकालकर आपस में जोड़ दी। एक इंजन की गरज के साथ ही मर्सिडीज एसयूवी सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई। बैठो, मैंने बाहर खड़ी सु किंगशुए से कहा। सु किंगशुए तुरंत पैसेंजर डोर खोलकर अंदर बैठ गई, सीट बेल्ट बांध ली। मैंने पूरी पावर से एक्सीलेटर दबाया। एसयूवी एक जोरदार गरज के साथ डायरेक्ट पार्किंग लॉट की रेलिंग तोड़ते हुए बाहर निकल गई। वेस्ट की तरफ कॉलेज के बाहर निकलकर युंडिंग माउंटेन रोड पर चलते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। सु चिंगशुए धीरे से रास्ता दिखाते हुए बोली। मैंने जवाब देते हुए ध्यान पूरी तरह ड्राइविंग पर रखा। कार रेड मिस्ट भरी सड़क पर चलती रही। रास्ते में कई बार बिखरे हुए म्यूटेंट मॉन्स्टर्स से सामना हुआ, पर सबको मैंने रैंडम तौर पर खिड़की से बाहर तेजी से पीछे जाते कैटास्ट्रोफी के दृश्यों को देखते हुए और बगल में बैठे इतने डरावने स्ट्रांग आदमी को महसूस करते हुए। सु किंगशुए का मूड बेहद कॉम्प्लिकेटेड था। उसे पता था उसका दांव सही निकला। इसी आदमी के साथ रहने से ही उसे जीने का चांस मिल सकता है। तभी थोड़ी दूर सामने से एक शोर सुनाई दिया। देखा कुछ कार सड़क के बीचों बीच खड़ी हैं। एक साधारण सा रोड ब्लॉक बना हुआ था। एक दर्जन भर आदमी स्टिक्स और आयरन पाइप्स लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती एक प्राइवेट कार को रोक रहे थे। गाड़ी से उतरो, कार और खाना सब निकाल दो, जल्दी करो, नहीं तो मार डालेंगे तुम्हें। नेता एक गंजा मजबूत आदमी हाथ में फायर एक्स लिए, चेहरे पर हार्ड मसल्स, बेहद खतरनाक दिख रहा था। कार के अंदर एक यंग कपल बैठा था, डर से चेहरा सफेद पड़ा हुआ, सिर पकड़कर कांप रहा था। प्लीज हमारी कार मत लो, हमें बच्चे को ढूंढने जाना है। आदमी रोते हुए विनती कर रहा था। जा भाड़ में, हमें भी अपनी जान बचानी है। गंजा आदमी हाथ बढ़ाकर कार में बैठे लोगों को खींचने वाला था। कैटास्ट्रोफी आते ही ऑर्डर टूट गया था। इंसानी बुराई इस पल पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। सु किंगशुए ने यह देखकर आंखों में एक ना सह पाने वाली झलक दिखी। अनजाने में मेरी तरफ देखा। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला, यहां तक कि मैंने उन लोगों को देखा तक नहीं, बस स्टीयरिंग व्हील पकड़े एक्सेलरेटर और गहरा दबाया। मर्सिडीज एसयूवी का इंजन किसी जानवर जैसी गरज मारने लगा। स्पीड कम नहीं हुई, जैसे कोई स्टील मॉन्स्टर सीधा उस रोड ब्लॉक की तरफ टकराने चला जा रहा हो। वो रास्ता रोकने वाले सारे लोग हैरान रह गए। अरे ये पागल कहाँ से आया, जल्दी हटो। गंजे आदमी का भी चेहरा बदल गया। उसे नहीं लगा था कोई इतनी हिम्मत करके सीधे टक्कर मारेगा। उसने फायर एक्स उठाकर पूरी ताकत से चिल्लाया, रुक जाओ नहीं तो मारकर काट दूंगा। पर जवाब में इंजन की गरज और भी उग्र हो गई। मर्सिडीज एसयूवी एक बेकाबू टैंक की तरह वो सड़क बीचों बीच खड़ी टूटी फूटी कार्स को सीधे तोड़ते हुए बिखेर दी। उनमें से एक तो हवा में उड़ ही गई। कुछ लोग समय पर नहीं बच पाए। वो कार के नीचे आकर बिना चीखने का भी वक्त पाए एक झटके में मांस की गीली परत बन गए। गंजा आदमी किस्मत से बच गया, तेजी से हटा, पर उतनी भारी इंपैक्ट से उलटकर कई बार गिरा। उसने घबराकर सिर उठाया, देखा वो काला मॉन्स्टर की तरह कार बिना रुके अपने साथी को कुचलते हुए। कार के अंदर सु किंगशुए कसकर सीट बेल्ट पकड़ी हुई थी, चेहरा मॉन्स्टर देखते वक्त से भी ज्यादा पीला। उसने मुड़कर बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन से कार चलाते मुझे देखा। होंठ हिलाए पर एक शब्द भी नहीं निकाल पाई। अभी अभी उस पल उसने साफ देखा था
मेरी नज़र में ज़रा भी दया या हिचकिचाहट नहीं थी। उन लोगों की मेरी नज़र में वैल्यू सड़क किनारे पड़े पत्थरों से ज़्यादा नहीं थी। इस पल सू किंगशुए को असल में समझ आया। इस कैटास्ट्रॉफी में कभी कभी इंसान मॉन्स्टर्स से भी ज़्यादा डरावने होते हैं, और उसके बगल बैठा ये आदमी मॉन्स्टर्स और इंसानों दोनों के लिए एक जैसी ठंडी लाइफ एंड डेथ पावर रखता है। मर्सिडीज एसयूवी रेड मिस्ट में आगे बढ़ती रही। कार के अंदर की एयर थोड़ी दबी दबी सी थी। सो किंगशुए कई बार बोलने की कोशिश करती, बात होंठों तक आती फिर वापस निकल जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। मुझ पर बेवजह मारे गए इंसानों की बात दिलाऊं? मजाक मत करो। उस सिचुएशन में अगर मुझे थोड़ी सी भी हिचकिचाहट होती तो अभी दीवार पर पीटे गए वो शायद हम ही होते। उसे बस अभी तक इस बेरहम हकीकत को एक्सेप्ट करने में वक्त लग रहा था। क्या दुनिया सच में बदल गई है? मेरी आवाज़ ने चुप्पी तोड़ी। अभी और थोड़ी दूर है, आगे वो जंक्शन, दाएं तरफ मुड़ो, पहाड़ चढ़ने का रास्ता वहीं से है। सुकिंगशे जागी, रास्ता दिखाया। मैंने सिर हिलाया। उसके बताए अनुसार एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर मुड़ गया। जितना ऊपर जा रहे थे रेड मिस्ट उतनी हल्की होती जा रही थी। व्यू भी काफी खुल गया था। कुछ मिनट्स बाद एक कार्व्ड ब्लैक आयरन की सामने आ गया। गेट पूरी तरह बंद था। बगल की ऊंची बाउंड्री वॉल पर इलेक्ट्रिक फेंस बंधा था। बीच बीच में ब्लू इलेक्ट्रिक स्पार्क्स चमक रहे थे। यही है। सु किंगशे ने राहत की सांस ली। चेहरे पर हल्की खुशी झलकी। यह है जियांगचेन के जाने माने रिच इलाके, यूनबिंग माउंटेन विला एरिया। उसके परिवार का यह विला सबसे अच्छी लोकेशन में और सबसे हाई एंड सिक्योरिटी वाला है। मैंने कार रोकी, चारों तरफ नजर दौड़ाई। यह सच में एक अच्छी बेस है। ऊंची जगह, डिफेंड करना आसान, और इलेक्ट्रिक फेंस देखकर लगता है बैकअप पावर अभी भी सही से चल रहा है। अंदर कैसे जाएं? मैंने पूछा। मैं करती हूँ। सूख इंश्वर दूर खोलकर उतरी। गेट के पास एक रिकग्निशन डिवाइस के सामने जाकर अपना चेहरा कैमरा के सामने रखा। नीचे झुककर फेस रिकग्निशन स्कैनिंग। फेस रिकग्निशन वेरीफाइड। वेलकम होम मिस किंशुए। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस के साथ बड़ा आयरन गेट धीरे धीरे दोनों तरफ खुल गया। मैंने कार अंदर ड्राइव कर दी। गेट पीछे फिर बंद हो गया। कंपाउंड बहुत बड़ा था। लॉन, स्विमिंग पूल और एक छोटा गार्डन भी था। बिल्कुल सेंटर में एक 3 मंजिला ऊंची पैलेस जैसी लग्जरियस यूरोपियन स्टाइल विला खड़ी थी। बाहर के नरक जैसे दृश्यों की तुलना में यहाँ तो बिल्कुल हेवन जैसा लग रहा था। पर मेरी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। मैंने देखा विला के दरवाजे के बाहर 2 और कार्स खड़ी थीं। एक पोर्श कैयन, एक ऑडी Q8, और विला की दूसरी मंजिल की खिड़की के पीछे कोई सिल्हूट हिल भी रही थी। यहाँ हम दोनों के अलावा और भी लोग हैं। तुम्हारे परिवार में और कोई है? मैंने पूछा, सु किंगशुए की तरफ मुड़कर। सु किंगशुए ने भी वो 2 कार्स देखी। चेहरे की खुशी थोड़ी फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक हल्की सी नफरत और असंतोष आ गया। शायद मेरे अंकल और कजिन ब्रदर होंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। रेड मिस्ट आते वक्त शायद वो पास ही होंगे, यहाँ शरण लेने आ गए होंगे। तुम्हारे उनसे संबंध अच्छे नहीं? मैंने उसकी टोन से थोड़ा शक जताया। सु चिंगशुए ने खुद पर ही मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराई। मेरे पिता का सिर्फ एक ही छोटा भाई है, यही मेरे अंकल। बचपन से उन्हें सब तरह की केयर दी, कंपनी में भी उन्हें काफ़ी शेयर्स दिए। पर वो एक निकम्मे, पूरा दिन बस ये सोचता रहता है कैसे मेरे पिता को चेयरमैन की पोजीशन से हटाकर खुद कंट्रोल ले लूं। मेरा वो कज़न ब्रदर भी खाने पीने, जुआ और अय्याशी में एक्सपर्ट बेकार आदमी है। घर के पैसों के दम पर बाहर बुराइयां फैलाता रहता है। मैंने सिर हिलाया, सुनकर समझ गया। फिर वही अमीर घरों वाली फाइट की कहानी है। पर अब तो कैटास्ट्रॉफी आ चुका है। ये पुरानी रंजिशें अब बेमानी हो गई हैं। अब सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ। कार से उतरो। मैं डोर खोल कर उतरा। बात तो निपटानी ही थी। हम दोनों विला के दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि गेट अंदर से खुल गया। एक मिडिल एज्ड वुमन, जो थोड़ी बहुत सू किंगशुए जैसी लगती थी, पर पर्सनैलिटी काफ़ी वल्गर थी, उसे देखते ही एग्जैजरेटेड तरीके से चिल्लाई, अरे मेरी अच्छी नीस, आखिर आ ही गई तू। आंटी तो चिंता से मरी जा रही थी। कहते हुए उसने सू किंगशुए का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सू किंगशुए ने बिना किसी टकराव के हल्के से हटकर बचाया। ठंडे स्वर में बोली, आंटी। उस मिडिल एज्ड वुमन के चेहरे पर एक पल का एम्बैरेसमेंट झलका, पर तुरंत गर्मजोशी वाली मुस्कान वापस आ गई। उसकी नज़र सू चिंगशुए के पीछे खड़े मुझ पर टिकी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे पहने पुराने, धुलकर सफ़ेद पड़ चुके कपड़े देखे। किंगशु, ये कौन है? इससे पहले सू चिंगशु जवाब देती, अंदर से एक लेजी बेपरवाह आवाज़ आई, और कौन होगा? दिखने में गरीब लगता है। ज़रूर चिंगशु का कोई गरीब क्लासमेट है जो हमारे साथ रहकर खाना पीना खाना चाहता है। बात खत्म होते ही एक ब्रांडेड क्लोथ्स पहना, बालों को पीला रंगा हुआ यंग मैन सिगरेट मुंह में दबाए टेढ़े मेढ़े कदमों से बाहर आया। यही है सू चिंगशुए का कज़न ब्रदर, वांग वी। वांग वेई ने सू किंगशुए के करवी फिगर पर लालची नजरें घुमाईं। फिर मेरी तरफ देखते हुए घमंडी टोन में बोला, अरे लड़के, हम यहाँ बेकार लोगों को नहीं पालते। रहना है तो ठीक है, इस विला की सारी गंदी काम वाम अब से तुम्हारे जो करेगा। उसे यकीन था उसके पिता और वो जल्दी ही सू फैमिली का पूरा भाग्य संभाल लेंगे। ये छोटी ब्यूटी सू किंगशुए भी देर सवेर उसकी होकर रहेगी। रही बात इस पता नहीं कहाँ से आए गरीब लड़के की, ये तो उसका कुत्ता बनने में भी उसकी बड़ी किस्मत होगी। मैंने पलक तक नहीं उठाई, सीधे उसे हवा समझकर अपने कदमों से विला की तरफ चलने लगा। तुम बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वांग वेई को खुद को इग्नोर किया जाता देख गुस्सा आया। हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे को धक्का देने ही वाला था। वांग वेई, ये क्या कर रहे हो? सु किंगशुए का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये मेरा जान बचाने वाला है, मैंने ही उसे यहाँ बुलाया है।
जरा रिस्पेक्ट से पेश आओ, जान बचाने वाला। वांग वे एक पल स्टन हुआ, फिर जैसे कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो, एग्जेजरेटेड तरीके से हंसने लगा। ये बस एक गरीब आदमी है, इसने तुम्हारी जान बचाई। चिंगशुए, तुम डर से पागल तो नहीं हो गई? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझ में भी एबिलिटी जगी है? मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इतना कहते ही वांग वे ने बड़े गर्व से हाथ आगे बढ़ाया। हथेली से एक हल्की सी फ्लेम निकली, लाइटर की फ्लेम जितनी बड़ी। देखा, एफ ग्रेड एबिलिटी, पाम फायर। अब से मैं फायर टाइप एबिलिटी होल्डर हूँ। हाँ हाँ हाँ। वांग वे गर्व से भरा, जैसे उसे लगा वो पूरी दुनिया में अनबीटेबल हो गया हो। उसके पीछे खड़ी वो मिडिल एज्ड वुमन, जो उसकी मदर भी थी, लियो फेन, भी तुरंत सपोर्ट करने लगी। बिल्कुल सही बात है किंगशुए, अब दुनिया इतनी अराजक है, एक लड़की के तौर पर तुम्हें एक स्ट्रांग आदमी सहारे की तरह चाहिए। मुझे तो लगता है हमारा शाओवे इसके लिए परफेक्ट है। तुम दोनों कजिन्स की शादी हो जाए तो और भी अच्छा। सू चिंगशुए माँ बेटे की इस मिली भगत को सुनकर उल्टी आने के करीब पहुंच गई। वो जवाब देने ही वाली थी कि लिविंग रूम से बनफटी स्टर्न वॉइस आई। बस भी करो, गेट पर ही झगड़ना कैसा तमाशा लगता है, उसे अंदर आने दो। एक गोल्ड फ्रेम के ग्लासेस पहने, ऊपर से सोफिस्टिकेटेड लगने वाले पर आंखों की गहराई में कनिंग और लालच छुपाए एक मिडिल एज्ड मैन, हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए, लिविंग रूम के सोफा से उठकर आया। यही है सू किंगशुए का अंकल, वांग डेफा। चिंगशुए, तुम आ गई, अच्छा हुआ, बाहर इतनी अफरात फ्री है, जल्दी अंदर आकर रेस्ट करो। वांग डेफा ने नटाके तरीके से कहा। नजर मुझ पर एक झटका देकर गुजर गई। आंखों की वो चालाकी बिल्कुल वांग वे जैसी ही थी। इस परिवार की नज़र में मैं बस एक भाग्यशाली गरीब लड़का हूं जो सू किंगशुए के दम पर यहां बच गया हूं। मैंने इस पूरे परिवार के इस नाटक की परवाह नहीं की, चुपचाप बिला में घुस गया। मुझे पहले यहाँ का एनवायरनमेंट और सप्लाईज देखने की ज़रूरत थी। इन बेवकूफ़ों के साथ टाइम वेस्ट करने का मन नहीं था। मेरा ये पूरी तरह इग्नोर करने वाला एटीट्यूड वांग वे को गुस्से से भर गया। इसे इज्जत दो तो नहीं समझता। वांग वे ने अपनी सिगरेट जोर से जमीन पर फेंकी, आंखों में एक कुटिल चमक पापा। इस लड़के को जरा। वांग डेफा ने अपना ग्लासेस ठीक किया, कुछ नहीं बोला। ये उसकी चुप्पी एक तरह की अप्रूवल ही थी। उसे भी लगता था इस अपनी हद ना जानने वाले यंग मैन को थोड़ी सी सजा देकर उसकी असली पोजीशन याद दिलानी चाहिए। विला में वांग फैमिली के तीनों लोग के अलावा मेड यूनिफॉर्म पहने करीब 20 साल की क्यूट चेहरे वाली एक छोटी मेड भी थी, जो घबराई हुई एक कोने खड़ी थी। उसका नाम शाओ लान है, यही घर की रेजिडेंट नीड है। रेड मिस्ट आने के बाद वो बहुत डर गई, बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए विला में ही रुकी रही। उसने अंदर आते मुझे देखा, फिर बुरे इरादों वाले वांग फैमिली को देखा। उसके क्यूट चेहरे पर चिंता और डर साफ था। उसे महसूस हो रहा था इस बाहर से शांत दिखने वाली विला में जल्दी ही एक तूफान आने वाला है। मैं विला में यूं घुसा जैसे अपने ही घर में हूँ, लिविंग रूम में बैठे उस पूरे परिवार को बिल्कुल इग्नोर करते हुए। पहले मैंने विला का लेआउट चेक किया। ग्राउंड फ्लोर पर एक विशाल लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और एक होम थिएटर था। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर शायद बेडरूम्स और स्टडी रहे होंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था। विंडोज सब बुलेट प्रूफ ग्लास की थीं, डिफेंस भी ठीक ठाक थी। मेरी नज़र आखिर में किचन की तरफ टिकी। अभी मेरी सबसे बड़ी कंसर्न सप्लाईज की है। अरे ये तेरा घर है क्या? इधर उधर क्या दिख रहा है? वांग वे ने चिल्ला कर कहा। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपनी मर्जी से इधर उधर देखता रहा। महसूस किया जैसे उसकी अथॉरिटी को सीधा चैलेंज किया गया हो। कुछ कदम आगे आकर फिर से मेरे सामने खड़ा हो गया। यहाँ रहना है तो यहाँ के रूल्स भी मानने होंगे। मेरे पिता ही यहाँ के असली हेड हैं। अभी और तुरंत मेरे पिता से सॉरी बोलो, अपनी बदतमीजी के लिए सॉरी बोलो। वोंग वे ने उंगली उठाकर लगभग मेरी नाक तक ले आया। सू किंगशुए का चेहरा सख्त हो गया, तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, ठंडी नजर से वांग वे को देखा। वांग वे, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। ये मेरे बुलाए हुए गेस्ट हैं, तुम्हारे कोई नौकर नहीं। अगर फिर से इनकी बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए उसकी हथेली में ठंडक बहने लगी। आसपास की हवा का टेम्परेचर कुछ डिग्री नीचे गिर गया। क्या एक बाहरी आदमी के लिए तुम मुझसे लड़ोगी? वांग वे डरने की बजाय और उत्तेजित हो उठा। आओ, देखता हूं तेरी वो आइस ब्लॉक वाली एबिलिटी मेरे पाम फायर को रोक भी पाती है या नहीं। दोनों में हाथापाई होने ही वाली थी कि सोफा पर बैठा वांग डेफा आखिरकार बोल, शियो वेई, रुक जाओ। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर वांग वेई फिर भी अनविलिंगली हाथ पीछे खींच लिया, गुस्से से मुझे घूरता रहा। वांग डेफा ने ग्लास रखकर आराम से उठा, मेरी तरफ चलकर आया, एल्डर्स वाली एक्टिंग करते हुए बोला, यंग मैन, मुझे नहीं पता तुम्हारा और किंगशुए का पहले क्या रिलेशनशिप रहा, पर अभी कैटेस्ट्रॉफी आ चुका है। सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपना ग्लासेस ठीक किया, चैरिटी देने वाला फीलिंग देने की बजाय, तुम भी बस नॉर्मल इंसान लगते हो, बाहर सर्वाइव कर पाना आसान नहीं। तो ठीक है, चूंकि तुम किंगशु के क्लासमेट हो तो हम भी तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकते। तुम यहीं रुक जाओ, हमारे लिए छोटे मोटे काम कर दिया करना, सफाई वगैरह चीज़ें उठाना रखना। हम तुम्हें 3 टाइम का खाना देंगे, तुम्हारी सेफ्टी की भी गारंटी देंगे। कैसा रहेगा? उसकी नज़र में ये बहुत बड़ा एहसान था। एक गरीब लड़के को करोड़ों की विला में रहने दो, खाना पानी दो, इससे अच्छा डील और कहाँ मिलेगा? उसकी पत्नी ल्यू फेन ने भी तुरंत सपोर्ट किया। बिल्कुल सही यंग मैन, इंसान को कृतज्ञ रहना चाहिए। अगर हमारा जिन शान ना होता तो तुम अभी बाहर मॉन्स्टर्स के पीछे भागते फिर रहे होते। जल्दी से मेरे हस्बैंड का शुक्रिया कहो।
बगल खड़ी छोटी मेड शाओलान नर्वस होकर पैर से पैर रगड़ रही थी। उसे लगा ये परिवार इंसान तो साफ तौर पर बड़ी मैडम का जान बचाने वाला है, ये लोग इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सू किंगशुए गुस्से से पूरे शरीर से कांप रही थी। अंकल, आप लोग बहुत ज्यादा हैं, इनके बिना मैं वापस आ ही नहीं पाती। आप लोग मेरे जान बचाने वाले के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। किंगशुए, ऐसे मत कहो। वांग डेफा ने सिर हिलाया बड़े गंभीर अंदाज में। हम तो इन्हें शेल्टर दे रहे हैं, ये अपने आप में ही एक तरह का रिवॉर्ड है। खाना, सेफ्टी ही तो सबसे प्रेशियस चीज है ना। मैं शुरू से आखिर तक बिल्कुल चुप रहा, बस शांति से सुनता रहा। मैं इस पूरे परिवार के इस बेतुके ड्रामा को यूं देख रहा था जैसे कोई बंदर नाच देख रहा हूं। मुझे पूरी तरह समझ आ गया, ये पूरा परिवार टिपिकल कमजोर से डरने, स्ट्रांग की चापलूसी करने वाला सेल्फिश और मूर्ख लोगों का ग्रुप है। इनसे लॉजिक से बात करना बेकार है। ऐसे लोगों को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन्हें डर महसूस कराना। वांग डेफा की बात पूरी होते ही मुझे आखिरकार रिएक्ट करने का मन आया। मैंने पलक उठाकर वांग वे की तरफ देखा। ठंडे स्वर में पूछा, तुमने कहा तुम्हारी फायर टाइप एबिलिटी जगी है, डर किस बात का। वांग वेई को लगा जैसे मैं उसकी एबिलिटी से डर गया। तुरंत फिर से घमंडी हो गया। बिल्कुल सही, मैं ही यहाँ का रॉयल फायर एलिमेंट एबिलिटी होल्डर हूँ। समझदार हो तो तुरंत घुटनों पर आकर माफी मांगो, नहीं तो एक ही झटके में तुम्हारे बाल जला दूंगा। मैंने सिर हिलाया, फिर एक ऐसा मूव किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, वांग वेई की तरफ हल्के से फूंक मारी। फू, स्क्वायर वाली बार से अलग। इस बार जो सांस मैंने छोड़ी वो बिना रंग बिना गंध की थी, आंखों से पूरी तरह इनविजिबल। तुम फूंक क्या रहे हो। वांग वेई जोर से गाली देने ही वाला था, बात आधी में ही अटक गई। उसका चेहरा एक झटके में सफेद पड़ गया, माथे पर मटर जैसे मोटे मोटे ठंडे पसीने निकल आए। एक ऐसा दर्द जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है, तुरंत उसके पेट से उठा, जैसे कई गर्म चाकू पागलों की तरह उसकी अंदरूनी बॉडी को खरोंच रहे हों। वान वे पेट पकड़कर दर्द से झुक गया, मुंह से इंसानी ना लगने वाली आवाज निकलने लगी। फिर थुड़ की आवाज के साथ वो पूरा एकदम अकड़कर घुटनों के बल गिर गया। शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा, यहां तक कि मुंह नाक से थोड़ा थोड़ा काला खून भी निकलने लगा। इस अचानक हुए दृश्य ने सबको हैरान कर दिया। शाओ वे, शाओ वे, लियू फैन चीखते हुए उसकी तरफ भागी। उसे मत छू, मैंने ठंडे स्वर में 3 शब्द बोले। मेरी आवाज में जैसे कोई जादू था। वांग वे को उठाने ही वाले दोनों के हाथ एक झटके में रुक गए, अनजाने में पीछे हट गए। सबकी नजरें डर से मुझ पर टिकीं। अभी अभी क्या हुआ था। उसने बस फूंक मारी और वांग वे इस हालत में आ गया। ये कैसा वूडू है। तुमने उसके साथ क्या किया। वांग डेफा ने मुझ पर उंगली उठाई। मैं तो बस उसे एक बात समझा रहा हूँ। मेरी नज़र धीरे धीरे घुटनों बैठ रहे वांग वे से वांग डेफा और लियू फेंग के चेहरे पर गई। आखिर में डर से कांप रही उस छोटी मेड शाओलान पर टिकी। मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी, पर हर किसी के दिल पर हथौड़े की तरह गिरी। अब से इस विला में मैं जो कहूंगा वही होगा, जो मैं कहूँ वही रूल है। किसी को इससे कोई असहमति है। मैंने एक नज़र सबको घुमाई। नज़र में एक ऐसा प्रेशर था जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वांग बीफा और लियू फेन अपने बेटे को जमीन पर दर्द से तड़पते, लगभग मरने की हालत में देखते हुए, फिर सामने खड़े इस डीमन जैसे ठंडे एक्सप्रेशन वाले यंग मैन को देखते हुए डर से जान निकल गई। अब कुछ भी विरोध में बोलने की हिम्मत ही। मैंने उनकी परवाह नहीं की, सु किंगशु की तरफ देखा। सु किंगशु का दिल भी तेज धड़क रहा था। मेरी नज़र से मिलते ही उसने गहरी सांस लेकर अपने दिल की हलचल दबाई। ठंडी पर मजबूत आवाज में सबके सामने अनाउंस किया, आज से लिन युआन इस विला का मालिक है। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ये औरत काफी समझदार है। आखिर में मेरी नज़र मेड शाओलान पर टिकी। मुझे देखते ही शाओलान डर से कांप गई, लगभग बैठते बैठते बच गई। वो तो एक साधारण इंसान थी, ऐसा माहौल कभी देखा भी नहीं था। इधर आओ, मैंने उससे कहा। शाओलान डर से लगभग रोने वाली थी, पर मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कांपते पैरों से कदम दर कदम मेरे सामने आ गई, सिर नीचे झुकाए। मुझे देखने से भी डर रही थी। इसे एक गिलास पानी देकर आओ, मैंने जमीन पर आंखें उलटते वांग वेई की तरफ इशारा किया। शाओलान स्टन हो गई। सिर्फ वो नहीं, हर कोई स्टन हो गया। इसका मतलब क्या है। इतनी हालत में भी उसे पानी दो। कंफ्यूज होते हुए भी शाओलान कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तुरंत किचन की तरफ भागी, कांपते हाथों से एक गिलास पानी ले आई। मैं वो गिलास लिया, वांग वे के सामने गया, ऊपर से नीचे उसे देखते हुए, फिर उंगली मोड़ी। एक ऑलमोस्ट इनविजिबल सी ग्रीन एनर्जी एक झटके में गिलास के पानी में मिल गई। इसे पी लो। मैंने वो गिलास वांग वे के मुंह के पास लाकर रखा। वांग वे ने बड़े बड़े घूंट में वो पानी पी लिया। एक चमत्कारी दृश्य हुआ। एक गिलास पानी पीते ही वांग वे के शरीर की भारी दर्द जैसे आंखों के सामने ही धीरे धीरे कम होने लगा। उसका ऐंठना बंद हो गया, नाखूनों से निकलता काला खून भी रुक गया। सफेद पड़ा चेहरा भी धीरे धीरे थोड़ा रंग वापस लाने लगा। कुछ मिनट्स बाद थोड़ा कमजोर सा दिखने के अलावा वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह जमीन से उठ खड़ा हुआ। सब देखते ही रह गए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक गिलास पानी ने मरने के करीब पहुंचे इंसान को वापस बचा लिया। ये किस देवता की पावर है। वांग वे खुद भी हैरान था। अपना पेट टटोला, फिर अपना चेहरा भी टटोला। पाया वाकई अब दर्द नहीं है, खून भी रुक गया है। उसने जिस नज़र से मुझे देखा वो पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वाली घमंड और नफरत पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह ले ली एक असली गहरी आत्मिक डर ने। उसे आखिरकार समझ आ गया वो अभी मौत के दरवाजे से लौटा है, और सामने खड़ा ये यंग मैन ही है जो उसे कभी भी उसकी जान ले भी सकता है और वापस भी दे सकता है। यानी कि उसकी लाइफ डेथ कंट्रोल करने वाला गॉड या फिर डीमन।
अब बताओ यहाँ का मालिक कौन है? मैंने उसे देखते हुए फिर से पूछा। सुनते ही वांग वेई की दोनों टांगें कमजोर पड़ गईं। बिना कोई हिचकिचाहट सीधा मेरे सामने घुटनों पर आ गया, सिर जोर से जमीन पर मारा। आप ही मालिक हैं। मुझसे गलती हुई। मेरी आंखें अंधी थीं। मुझे पहचान नहीं आई। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसकी आवाज में रोने जैसी टोन थी, पूरी तरह डर और चापलूसी से भरी। इसके बाद इस विला की ओनरशिप पर अब कोई विवाद नहीं बचा। वांग वेई का घुटनों पर बैठना जैसे एक स्विच बना। वांग डीफा और लिू फेन भी आखिरकार अपने भारी डर और शौक से बाहर आए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक ही डर और पछतावा था। उन्हें बिल्कुल यकीन था, अगर अभी उन्होंने भी कोई जबान चलाई होती तो अब जमीन पर घुटनों पर बैठकर माफी मांगने वाले वो दोनों होते। मिस्टर लिन, ये हमारी ही गलती थी। हम पहचान नहीं पाए, हम गलत थे। आप बड़े दिल वाले हैं, हमें माफ कर दीजिए। वांग डिफा ने पूरी तरह विनम्र मुस्कान चेहरे पर लगाई। लगातार झुककर सलाम करता रहा। उसकी वो पहले वाली शान से आज की चापलूसी तक की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सु चिंगशुए का मन खट्टा हो गया। लियू फेन भी तुरंत साथ में बोली, हाँ हाँ मिस्टर लिन, अब से आप हमारे बड़े उपकारी हैं। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। मैंने इन नाटकबाजों की तरफ फिर से देखना भी ठीक नहीं समझा। मेरा पर्पस पूरा हो चुका था। अभी मुझे और इंपॉर्टेंट काम करना था। मेरे साथ आओ। मैंने बगल में अभी भी सुन खड़ी मेड शाओलान से कहा। मैं? शाओलान ने खुद की तरफ इशारा किया, थोड़ी असमंजस में। मुझे स्टोरेज और मेडिकल रूम दिखाओ। सु किंशो भी साथ आ गई। उसे भी क्यूरियोसिटी थी कि उसके परिवार के इस विला में असल में कितना स्टोर किया गया है। वांग परिवार के तीनों वहीं छोड़ दिए थे। एक दूसरे को देखते रह गए। बड़ी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। वांग वेई अभी भी घुटनों पर बैठा था। जब तक मेरी सिलुएट कॉरिडोर के मोड़ पर गायब नहीं हो गई, तब जाकर उसने चुपके से सिर उठाया, अपने पिता की तरफ कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देखा, फिर तेजी से सिर वापस नीचे झुका लिया। शाओलान के साथ मैं और सुचिंगशुए पहले बेसमेंट में मौजूद स्टोरेज रूम पहुंचे। एक भारी कोड लॉक वाला डोर खोलते ही अंदर का दृश्य देखकर सु चिंगशुए भी अपने आप हैरानी से चिल्लाई। ये स्टोरेज रूम तो नहीं, बल्कि किसी छोटे सुपरमार्केट जैसा था। कई सौ स्क्वायर मीटर की जगह में शेल्फ्स पर परफेक्टली अलग अलग तरह की सप्लाईज रखी थी। वैक्यूम पैक्ड चावल और फ्लोर का ढेर पहाड़ जैसा लगा हुआ था। अलग अलग ब्रांड्स की कैन फूड, लंचन मीट, कंप्रेस्ड बिस्किट्स, सब कुछ उपलब्ध था। बहुत सारा मिनरल वाटर और ड्रिंक्स प्रॉपरली रखा हुआ था। यहाँ तक कि एक स्पेशल कोल्ड स्टोरेज भी था। उसे पता था उसके पिता की क्राइसिस कॉन्शियस आदत है और वो सप्लाई स्टॉकपाइल करना पसंद करते हैं, पर इतना एक्सट्रीम होगा ये उसे भी उम्मीद नहीं थी। ये सारी चीज़ें मास्टर ने मुझसे नियमित तौर पर खरीदने और चेंज करते रहने को कहा है। शाओलान ने धीरे से एक्सप्लेन किया। मास्टर कहते थे ऑलवेज प्रिपेयर रहना चाहिए। सिर्फ यही सप्लाईज दर्जन भर लोगों को एक साल से ज़्यादा तक खिलाने के लिए काफ़ी है। मेरी आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया। इन सप्लाईज के साथ अब बहुत लंबे वक्त तक फूड और वाटर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये पिछली लाइफ में मेरी शुरुआत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। पिछली लाइफ में एक मोल्ड लगे ब्रेड के आधे टुकड़े के लिए मुझे म्यूटेंट रैट से भी लड़ना पड़ता था। मेडिकल रूम कहाँ है? मैंने अपने अंदर के एक्साइटमेंट को दबाते हुए पूछा। सेकंड फ्लोर पर है। मिस्टर लिन इधर से। शाओलान फिर से हमें सेकंड फ्लोर के एक रूम में ले गई। यहाँ एक प्रोफेशनल होम मेडिकल रूम बनाया गया था। हर तरह की कॉमन मेडिसिन, बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, सब कुछ मौजूद था। यहाँ तक कि कुछ प्रोफेशनल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एक ईसीजी मॉनिटर भी था। बहुत बढ़िया। सु किंगशुए ने यह देखकर फूड देखने से भी ज्यादा खुशी महसूस की। कैटास्ट्रफी में मेडिसिन और मेडिकल रिसोर्सेज कभी कभी फूड से भी ज्यादा प्रीशियस होते हैं। एक छोटा सा घाव भी इन्फेक्शन हो जाए तो किसी की जान ले सकता है। जैसे ही मैं मेडिसिन चेक कर रहा था, मेडिकल रूम का डोर धीरे से खुला। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट्स पहनी टॉल और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी वाली एक वुमन अंदर आई। वो करीब 30 साल की लग रही थी। लंबे बाल पीछे बांधे थे, रिमलेस ग्लासेस पहन रखे थे, बेहद एफिशिएंट लग रही थी। कमरे में मुझे और सु किंगशुए को देखते ही वो एक पल स्टन हुई। फिर उसकी नजर सु किंगशुए पर टिक गई। चेहरे पर कंसर्न झलकी। चिंगशुए, तुम वापस आ गई, ठीक तो हो ना? किन दीदी? मैं ठीक हूँ। सु किंगशुए उसे देखकर बहुत खुश हुई। तुम यहाँ कैसे? इस वुमन का नाम किन यू है। सु किंगशुए के पिता ने उसके दादा के लिए स्पेशल पर्सनल हेल्थ डॉक्टर के तौर पर हायर किया था। एक फॉरेन टॉप मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट। मेडिकल स्किल बेहद ऊंची है। रेड मिस्ट आने पर मैं यहाँ ग्रैंडपा की रेगुलर चेकअप करने आई थी और यहीं ट्रैप्ड हो गई, किन यू ने एक्सप्लेन किया। उसकी नज़र में हल्की सी क्यूरियोसिटी लिए मुझ पर टिकी। उसने अभी उसे अच्छे से पता था ये देखने में साधारण लगने वाला यंग मैन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। खासकर जब वो नीचे आकर वांग डेफा के पूरे परिवार को इस यंग मैन से इतना डरते देख चुकी थी, तो उसे और भी पक्का यकीन हो गया था। किम दीदी, मिलवाती हूँ। ये है मेरे मेरे जान बचाने वाले। सु किंगशुए ने इंट्रोड्यूस किया। मिस्टर लिन, नमस्ते। किन यूए ने खुद से हाथ आगे बढ़ाया, चेहरे पर एक प्रोफेशनल सी स्माइल। उसका हाथ बहुत सुंदर था, लंबी उंगलियां, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ। मैंने उससे हैंडशेक किया। हाथ में एक नर्म और हल्की ठंडक महसूस हुई। नमस्ते। मैंने सिर हिलाया। मेरी नज़र 2 सेकंड शीन यू पर टिकी रही। ये वुमेन काफ़ी स्मार्ट और काम है। जब से वो आई है इस खतरनाक इंसान के सामने भी उसकी नज़र में जानने की जिज्ञासा तो थी, सावधानी भी थी, पर ज़रा भी डर नहीं था। इतना स्ट्रांग माइंड कैटास्ट्रॉफी में बहुत रेयर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो डॉक्टर है, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर। टीम में उसकी वैल्यू बताने की ज़रूरत ही नहीं। तुम डॉक्टर हो? मैंने डायरेक्टली पूछा। हाँ, मैं किंगशुए के ग्रैंडफादर की पर्सनल हेल्थ डॉक्टर हूँ।
चीन यूए ने कंफर्टेबली जवाब दिया, नीचे वो बेवकूफ़, तुमने चेक किया? किन यूए ने भी ग्लासेस ठीक किए। आंखों में एक अजीब सी चमक, मैंने चेक किया है, उसके लाइफ साइंस स्टेबल हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। पर वो थोड़ी रुकी, मुझे देखते हुए एक एक शब्द बहुत ध्यान से बोली, पर मुझे उसके ब्लड में एक ऐसी अननोन पॉइजन स्ट्रक्चर मिली है जो मैंने कभी नहीं देखी, बेहद कॉम्प्लेक्स। उस पॉइजन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, फिर भी बड़े अजीब तरीके से उसकी बॉडी सेल्स के साथ एक सटल बैलेंस बनाए हुए है। मिस्टर लिन, क्या बता सकते हैं ये सब क्या है? उसकी बात सुनते ही बगल खड़ी सू किंगशुए और शाओलान दोनों ने ठंडी सांस खींची। उसने सच में ये पहचान लिया। मेरी आंखों में भी एक हल्की झलक चमकी। मुझे उम्मीद नहीं थी इस वुमन के मेडिकल स्किल्स और उसके डिवाइसेस मेरी पॉइजन सॉवरन बॉडी को, हालांकि सिर्फ बहुत सरफेस लेवल की जानकारी ही थी, फिर भी काफ़ी है उसका कुछ हिस्सा साबित करने के लिए। किंजुए की उन जानने की चाहत और रिसर्च हंग्री आंखों को देखते हुए मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जानना चाहती हो? किन्युए ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। तो मेरे साथ आओ, मैंने हल्के से कहा। काफ़ी वक्त तक साथ रहो तो खुद ही पता चल जाएगा। इस अजीब सी बात से किन्युए थोड़ी कंफ्यूज हुई, पर तुरंत मेरा मतलब समझ गई। ये एक इनविटेशन था, एक चॉइस। क्या उसे इस दिखने में सेफ पर अंदर से फाइट से भरी कुछ बेवकूफ़ों के हैंडल में चल रही विला में ही रहना, या फिर सामने खड़े इस रहस्यमय स्ट्रॉन्ग पर उतने ही अननोन डेंजर से भरे इंसान के साथ इस कैटास्ट्रफी की असली सच्चाई जानने चलना है? चीन यूए ने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के अपना ग्लासेस ठीक किया। लेंस के पीछे की आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक उठी। ठीक है, उसने बस एक शब्द कहा, पर यह शब्द उसकी पूरी चॉइस रिप्रेजेंट करता था। किन यू फॉर्मली मेरी टीम में शामिल हो गई। इस कैटास्ट्रफी के शेल्टर में सू किंगशुई के बाद ये दूसरी कोर मेंबर बन गई। किन यूए का जुड़ना मेरा मूड अच्छा कर गया। एक टॉप क्लास डॉक्टर, एक स्मार्ट, भविष्य में उसका योगदान शायद एक छोटी आर्मी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लोगों को पहचानने की समझ हमेशा से अच्छी रही है। ये कीन यू दिखने में और फिगर में भी शानदार है। ठीक है, अब चलो कमरे नए सिरे से बांटते हैं। मैं सू किंगशुए, किम युए और शाओलान को लेकर लिविंग रूम वापस आया। वांग परिवार के तीनों अभी भी सोफा के कोने में सिकुड़े बैठे थे। मुझे वापस आते देख सब घबराकर तुरंत खड़े हो गए। मिस्टर लिन, वांग डेफा ने रोने से भी बुरी वाली मुस्कान निकाली। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, चुपचाप मेन सोफा पर आकर बैठ गया, टांग पर टांग रख ली। ये जगह अभी अभी वांग डेफा बैठा हुआ था। वांग डेफा की पलक फड़की, पर आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज से इस विला का बंटवारा मैं करूंगा। मेरी नज़र सबको घुमाते हुए। आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, पर एक ऐसी अथॉरिटी लिए हुए जिसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। थर्ड फ्लोर का मास्टर बेडरूम मैं लूंगा। सो किंगशुए, तुम मेरे सामने वाले रूम में रहो। किन्युए, तुम सो किंगशुए के बगल वाले रूम में रहो, जिससे तुम्हें मेडिकल रूम मैनेज करने में आसानी हो। शाओलान, तुम अपने पहले वाले रूम में ही रहो। मैंने चंद शब्दों में सबसे अच्छे रूम्स का बंटवारा कर दिया। और तुम तीनों, मेरी नज़र वांग परिवार के तीनों पर टिकी। तीनों तुरंत टेंशन में, हथेलियों में पसीना आने लगा। विला के पीछे एक स्टोरेज वाला स्टोर रूम है, तुम तीनों अब से वहां रहोगे। क्या? लियू फेन ने सुनते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। स्टोर रूम में रहें? वो जगह छोटी भी है और नमी भी होगी, वहां इंसान कैसे रहेगा? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करूंगी। उसके बेटे वांग वे ने भी असहमति का चेहरा बनाया, पर मेरी डरावनी शक्ति याद आकर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वांग डेफा का चेहरा भी थोड़ा, उसे 1 करोड़ की कंपनी का मालिक होकर स्टोरेज रूम में रहने के लिए कहा गया, ये उसे मारने से भी बुरा लगा। मेरी नजर एक झटके में ठंडी पड़ी। तुम्हें कोई एतराज है? मैंने बस हल्के से पूछा। लियू फैन मेरी नजर से इतना डर गई, बेटे की अभी वाली दर्द से भरी खून बहती हालत याद आते ही एक झटके में कांप उठी। अगली बात निकल गई। ना, नहीं, कोई एतराज नहीं, उसने हकलाते हुए कहा। बहुत अच्छे, मैंने सिर हिलाया। अब जाकर अपना सामान वहां शिफ्ट कर लो, मैं सिर्फ 10 मिनट्स दूंगा। वांग परिवार के तीनों अब भला किसी शिकायत की हिम्मत कैसे करते? सिर झुकाए हारे हुए मुर्गे की तरह चुपचाप अपना सामान समेटने चले गए। उनकी दयनीय पीठे देखते हुए मेड शाओलान के दिल में एक अजीब सी संतुष्टि उठाई। इन दिनों उसे बहुत परेशान, अब उन्हें ऐसे हालत में देखकर सच में मन खुश हो गया। मुझे देखने की उसकी नज़र में भी सिर्फ डर से थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट और चमत्कार का भाव आ गया। अब हम दूसरी बात करते हैं। वांग परिवार के जाने के बाद मैंने रुकी हुई सुकिंगशुए, किन्युए और शाओलान से कहा। तीनों तुरंत सीधे होकर, सीरियस होकर ध्यान से सुनने लगी। सप्लाईज की बात, भले यहाँ का स्टोर काफी अच्छा है, पर बैठे बैठे खाते रहने से तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। आज से सारे सप्लाईज मैं सेंट्रलाइज करके मैनेज करूंगा। राशन सिस्टम चलेगा, कोई भी बिना पूछे कुछ नहीं ले सकता। अगर किसी ने किया तो कॉन्सिक्वेंसेस खुद भुगतेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो किंगशुए ने सबसे पहले सहमति दी। मैं एग्री करती हूँ। किन्युए ने भी सिर हिलाया। शाओलान तो चिकन के अंदाज में लगातार सिर हिला रही थी। मैं मिस्टर लेन की बात मानूंगी। बहुत अच्छे, उनकी इस एटीट्यूड से मैं संतुष्ट हुआ। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी एक्सप्रेशन गंभीर हो गई। ये विला बस हमारा टेम्पररी बेस है, कोई परमानेंट आरामगाह नहीं। बाहर की दुनिया हर पल बदल रही है। मॉन्स्टर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, सर्वाइवर्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर हम हमेशा यहीं छिपकर बैठे रहे तो देर सवेर पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें प्रोएक्टिव होकर एक्शन लेना होगा। प्रोएक्टिव एक्शन? सू चिंगशुए थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई। मतलब हम बाहर मॉन्स्टर्स हंट करने जाएंगे? बिल्कुल सही। मैंने सिर हिलाया। सिर्फ लगातार फाइट करके, गोल्ड क्रिस्टल्स डिवार करके ही हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तुम दोनों की एबिलिटी जग चुकी है। सू किंगशुए, तुम्हारी आइस टाइप है। किन्युए, तुम्हारी?
चिन्हू ने ग्लास ठीक करते हुए शांति से कहा। मैंने गर्म पानी पीकर एबिलिटी जगाई। नाम है हीलिंग हैंड एफ ग्रेड। ये वूंड हीलिंग तेज कर सकती है, थकान कम कर सकती है, पर इफेक्ट बहुत हल्का है और कंजम्पशन भी ज़्यादा। फिर एक सपोर्ट टाइप है। मुझे हैरानी नहीं हुई। कल से मैं तुम दोनों को ट्रेनिंग दूंगा। सो चिंगशुए, तुम्हारी एबिलिटी कंट्रोल और डिफेंस की तरफ ज़्यादा झुकी है। अटैक थोड़ी कमज़ोर है। तुम्हारी एबिलिटी बहुत प्रैक्टिकल है, पर तुम्हें फाइट में खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। रही बात शाओलान की, मैंने उस डरी सहमी मेड की तरफ देखा। मिस्टर लिन, मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। शाओलान टेंशन से बोली। कोई बात नहीं, मैंने सिर हिलाया। तुम लॉजिस्टिक्स संभालो, हमारे सप्लाईज अच्छे से मैनेज करो, हमारे डेली लाइफ का ध्यान रखो। ये भी टीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सुनकर कि वो बिल्कुल बेकार नहीं है, शाओलान की आंखें चमक उठीं। जोर से सिर हिलाया। जी मिस्टर लिन, मैं ज़रूर अच्छे से मेहनत करूंगी। सामने खड़ी अलग अलग स्टाइल पर सबकी काबिलियत और सुंदरता देखते हुए मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग उठी। एक आइस क्वीन ब्यूटी, एक इंटेलेक्चुअल और सुलझी हुई वुमन, एक इनोसेंट सी मेड। पिछली लाइफ में मैं कुत्ते जैसी जिंदगी 10 साल जीता रहा, किसी औरत का हाथ तक नहीं छुआ था। सोचा नहीं था इस जीवन में कैटास्ट्रोफी शुरू होते ही मेरे आसपास ऐसी टीम इकट्ठा हो जाएगी। ये फीलिंग सच में बुरी नहीं है। इसी वक्त विला के बाहर से एक दांत खट्टे कर देने वाली चीख गूंजी। साथ में कुछ गनशॉट्स भी सुनाई दिए। सबका चेहरा बदल गया। तुरंत विंडो की तरफ भागे। देखा विला की बाउंड्री वॉल के बाहर कुछ म्यूटेंट क्रीचर्स, जो पहले देखे म्यूटेंट रैट्स से भी बड़े थे। पूरे शरीर पर बोन स्पाइक्स जैसे कांटे उगे, पागलों की तरह इलेक्ट्रिक फेंस पर अटैक कर रहे थे। फेंस पर ब्लू लाइट चमक रही थी। मॉन्स्टर्स बिजली के झटकों से चीखते कूदते, शरीर से बार बार काला धुआं उठ रहा था, पर वो मौत की परवाह किए बिना पागलों की तरह हमला करते जा रहे थे। थोड़ी दूर पर कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म पहने, राइफल्स हाथ में लिए सोल्जर्स की एक टीम बाकी कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ रही थी, पर नॉर्मल राइफल बुलेट्स उन मॉन्स्टर्स के शरीर पर लगकर सिर्फ स्पार्क्स बना रही थीं, कोई इफेक्टिव नुकसान नहीं कर पा रही थी। मेरी नज़र थोड़ी तेज हुई। आर्मी आखिर सामने आ ही गई, पर मेरा ध्यान वहां नहीं था। मेरी नज़र सीधे इलेक्ट्रिक फेंस पर अटैक करती बुल स्पाइक्स वाले मॉन्स्टर्स पर टिकी थी। म्यूटेंट स्पीशीज, लेवल 1 मिड स्टेज, वीक पॉइंट, आर्मर प्लेटिंग, एब्डोमेन सॉफ्ट है, पॉइजन रेजिस्टेंस कम है। नोट, इसका कोर डिवार करने से लो प्रोबेबिलिटी में हार्डनिंग बोन स्पाइक रिलेटेड कस्टम पॉइजन अनलॉक हो सकता है। कस्टम डायरेक्शन, अनलॉक कस्टम पॉइजन। मेरी सांसें अचानक तेज हो गईं। मेरा पॉइजन सॉवरेन बॉडी स्ट्रॉन्ग तो है, पर अभी तक उन 10 पेस्टिसाइड्स की सिर्फ ओरिजिनल पॉइजन नेचर ही इस्तेमाल कर पा रहा था, और सिस्टम हायर लेवल कस्टम पॉइजन अनलॉक कर सकता है। जैसे कोई खास तौर पर नर्व्स को पैरालाइज करने वाला पॉइजन, कोई मेटल को कोरोड करने वाला पॉइजन, यहाँ तक कि इल्यूजन्स पैदा करने वाला पॉइजन ही। यही तो है पॉइजन सॉवरेन बॉडी की सच में डरावनी बात। सामने ये आर्मर्ड स्पाइक रैट्स ही मेरी नई एबिलिटी अनलॉक करने की पहली सीढ़ी है। विला में ही रहो, बाहर मत निकलना। मैंने पीछे खड़ी तीनों औरतों से बस इतना कहकर छोड़ दिया। आंखों में फाइट की गर्मी जल उठी। कल नहीं, अभी शुरू करता हूँ। मेरे होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। मुड़कर चुपचाप विला की गेट की तरफ चल पड़ा। लिन्युआन, तुम क्या करने वाले हो? बाहर बहुत खतरा है, सो किंगशुए घबराकर चिल्लाई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस हाथ हल्के से हिलाया। बस कुछ स्टार्टर डिशेस ही तो हैं। मैंने एक कदम बाहर रखा। सिलुएट तुरंत उस खतरनाक रात के अंधेरे में घुल गई। सू किंगशुए दरवाजे तक भागते हुए आई, धीरे धीरे बंद होते दरवाजे को देखते हुए। चेहरे पर पूरी चिंता झलक रही थी। घबराओ मत, वो इम्पल्सिव इंसान नहीं है। किन्युए उसके बगल आकर ग्लासेस ठीक करते हुए दरवाजे के बाहर गहरी नज़र से देखते हुए बोली, ऐसा जो कर रहा है ज़रूर उसकी कोई रीज़न होगी। अभी हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उस पर भरोसा रखें। मुंह से भले ऐसा बोल रही थी, पर किन्युए के दिल में भी उतनी ही हैरानी भरी थी। ये इंसान सच में खुद अपनी मर्जी से उस मॉन्स्टर्स और मौत से ढकी काली रात में चला गया। वो कॉन्फिडेंट है या एरोगेंट है, ये सोच में डूबी थी। इसी वक्त विला की बाउंड्री वॉल के बाहर फाइट पूरे उफान पर पहुंच चुकी थी। कैप्टन, नहीं हो पा रहा। बुलेट्स इन जानवरों की स्किन ही नहीं भेद पा रही। एक यंग सोल्जर मैगजीन बदलते हुए कम्युनिकेशन डिवाइस में तेज आवाज में चिल्ला रहा था। उसकी बाह पर हड्डी तक दिखती एक डीप घाव थी। टिके रहो, हमें जरूर टिके रहना है। हमें इन रिच इलाकों की स्थिति पता करनी है। ऊपर से इंफॉर्मेशन चाहिए। कम्युनिकेशन डिवाइस से एक स्टेडी और स्ट्रांग आवाज आई। यंग सोल्जर कुछ और कहने ही वाला था कि एक आर्मर्ड स्पाइक रैट एक काली सिलुएट बनकर सीधे उस पर झपटा। उस चमकती बोन स्पाइक का निशाना सीधे उसके गले पर था। सावधान! बगल के साथी की चीख निकली, पर बचाने का वक्त नहीं था। यंग सोल्जर की आंखें डर से फैल गईं। चेहरे पर होपलेसनेस आ गई। वो सिर्फ 20 साल का था, मरना नहीं चाहता था। ठीक उसी नाजुक पल में बगल के अंधेरे से एक ऑलमोस्ट इनऑडिबल साउंड आई। हवा में उड़ता वो आर्मर्ड स्पाइक रैट अचानक अकड़ गया, फिर जैसे किसी काटी हुई पतंग की तरह सीधे जमीन पर गिरा। कुछ पल ऐंठ कर वहीं ठहर गया। यंग सोल्जर स्टन रह गया, उसके साथी भी स्टन हो गए। सबने देखा, वहां जहां वो मॉन्स्टर गिरा वहां एक हार्ट सी हरी स्मोक उठ रही थी, फिर तेजी से रेड मिस्ट में घुलकर गायब हो गई।
अभी अभी ये क्या था पता नहीं, लगता है कोई चीज़ उड़ते हुए गुजरी। इससे पहले वो कुछ समझ पाते एक और भी अजीब दृश्य हुआ। बाकी सोल्जर्स पर पागलों की तरह हमला करते या इलेक्ट्रिक फेंस पर टकराते, बाकी आर्मर्ड स्पाइक राड्स भी जैसे पॉज बटन दबा दिया गया हो, एक एक करके रिजिड होकर फिर एक के बाद एक धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, मुंह से काला खून निकलते हुए एक झटके में मर गए। पूरा प्रोसेस 3 सेकंड से भी कम में हुआ। अभी अभी जो मॉन्स्टर्स उन्हें हार्ड फाइट में डाल रहे थे, यहाँ तक कि कैजुअलिटीज भी हो चुकी थी, वो सब यूं ही खत्म हो गए। पूरी इस आर्मी स्क्वाड के सारे सोल्जर्स हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखते रहे, चेहरे पर सिर्फ कंफ्यूजन और अविश्वास। ये हुआ क्या? उनके इस हैरानी में डूबे रहते ही मैं अंधेरे से बाहर निकल आया। उन खुले मुंह वाले सोल्जर्स की तरफ देखा तक नहीं, चुपचाप उन आर्मर्ड स्पाइक रैट्स की लाशों के पास गया, हल्के से एक की पेट पर पैर से कट लगाया। वो स्टील जैसी सख्त और बुलेट प्रूफ स्किन कागज जैसी आसानी से कट गई। मैं उसका अंदर से एक नॉर्मल गोल्ड क्रिस्टल से बड़ी, रंग में भी गहरी रेड क्रिस्टल निगल लिया। लेवल 1 मिड स्टेज म्यूटेंट को डिवावर करने से एक्सपीरियंस प्लस 25। स्पेशल जेनेटिक सेगमेंट डिटेक्टेड। हार्डनिंग। अब्जॉर्ब करें। मेरा दिल एक झटके में तेज धड़का, बिना कोई हिचकिचाहट। यह सुन लिया। हार्डनिंग जेनेटिक सेगमेंट अब्जॉर्प्शन सक्सेसफुल। पॉइजन सॉवरेन बॉडी कस्टम पॉइजन लिस्ट अनलॉक्ड। अभी अवेलेबल कस्टम डायरेक्शंस। 1 न्यूरोटॉक्सिन सोर्स डीडीटी, कस्टमाइज कर सकते हैं पैरालिसिस, एक्सट्रीम पेन जैसी इफेक्ट्स। 2 कोरोसिव टॉक्सिन सोर्स हर्बिसाइड, कस्टमाइज कर सकते हैं फ्लैश डिसॉल्विंग मेटल कोरोजन जैसी इफेक्ट्स। 3 सेल्यूलर डिके टॉक्सिन सोर्स स्ट्रॉन्ग वीड किलर, कस्टमाइज कर सकते हैं विल्टिंग, एजिंग, लाइफ फोर्स ड्रेन जैसी इफेक्ट्स। 4 जेनेटिक डिसरप्शन टॉक्सिन न्यूली अनलॉक्ड, कस्टमाइज कर सकते हैं हार्डन स्किन, बोन ग्रोथ जैसी। मेरे दिमाग में उभरी इस पूरी नई लिस्ट को देखते हुए मेरा दिल बेइरादा तेज धड़कने लगा। यही है पॉइजन सॉवरेन बॉडी की असली कंप्लीट फॉर्म। मैं सिर्फ दुश्मन को मार ही नहीं सकता, बल्कि दुश्मन की एबिलिटी को भी अपने पॉइजन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे ये जेनेटिक डिसरप्शन टॉक्सिन, इसे इस्तेमाल करके ऐसा पॉइजन बना सकता हूँ जो थोड़े वक्त के लिए मेरी अपनी स्किन को सख्त कर दे। इससे मेरी डिफेंस की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। मैंने अपने दिल की उत्तेजना दबाई, कोर्स इकट्ठे करना जारी रखा। कुल 7 आर्मर्ड स्पाइक राट्स थे। मैंने 7 बार हार्डनिंग जेनेटिक सेगमेंट्स अब्सॉर्ब किए, जिससे इस कस्टम डायरेक्शन की कंप्लीशन 7% तक पहुंच गई। साथ ही 175 पॉइंट्स एक्सपीरियंस मिलने से मेरा करंट लेवल का एक्सपीरियंस बार एक झटके में आधे से ज़्यादा भर गया। बाकी सोल्जर्स तो बस देखते ही रह गए, जैसे किसी शूटिंग रेंज में हो। एक एक करके हर मॉन्स्टर की बॉडी काट कर, अंदर से क्रिस्टल्स निकाल कर, मुंह में डालकर कुरकुर कुरकुर चबाते रहे। सब लोगों को लगा जैसे उनका वर्ल्ड व्यू इस पल पूरी तरह बदल चुका है। वो फ्रेंड, एक कैप्टन जैसा दिखने वाला मिडिल एज्ड ऑफिसर, आखिरकार हिम्मत जुटाकर सावधानी से बोला, तुम कौन हो? मैंने आखिरी गोल्ड क्रिस्टल चबाकर निगल लिया, फिर सिर उठाकर उन्हें एक नजर देखा। गुजर रहा हूं, मैंने हल्के से 2 शब्द बोले, फिर मुड़कर जाने वाला था। इन मॉन्स्टर्स का लेवल बहुत लो था, दिया हुआ एक्सपीरियंस और जेनेटिक सेगमेंट्स भी बहुत कम थे। मुझे और हायर लेवल पे चाहिए। फ्रेंड, कृपया 1 मिनट। कैप्टन ने पीछे से मुझे रोका, मेरे रास्ते में गया। कुछ बात है? मैंने भौहें सिकोड़ी। बात यह है, कैप्टन ने चेहरे पर जितनी फ्रेंडली मुस्कान बना सकता था बनाई, अपनी और पीछे खड़े सोल्जर्स की तरफ इशारा किया। हम जियांगचिंग डिफेंस जोन के लेइन स्पेशल कॉम्बैट टीम हैं। मेरा नाम लेई है, इस टीम का कैप्टन हूँ। हमें रिच इलाकों की सर्वाइवर स्थिति चेक करने का ऑर्डर मिला है। हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। लेई का एटीट्यूड बहुत विनम्र था। आपने अभी अभी किस तरीके से इन मॉन्स्टर्स को मारा? क्या ये कोई नए तरह का पॉइजन गैस वेपन है? उसे अच्छे से पता था सामने खड़ा ये यंग मैन बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकेंड है, और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो उनकी सोच से भी बाहर है। अगर इसे आर्मी में शामिल किया जा सके तो ह्यूमन रेस के भविष्य के काउंटर अटैक में इसका योगदान अद्भुत हो सकता है। मैंने उसे देखा, आंखों में एक हल्की टीजिंग झलक। जानना चाहते हो? हाँ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मॉन्स्टर्स से लड़ने की रिसर्च के लिए। लेई बहुत ईमानदारी से बोला, ठीक है। मैंने सिर हिलाया, पर ये मेरा सीक्रेट है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? लेई एक पल स्टन हुआ, फिर तुरंत मेरा मतलब समझ गया। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। उसने दांत भींचते हुए गंभीर आवाज में कहा, अगर आप हमें बताने को तैयार हैं तो आपको जो भी चाहिए हम कर पाएंगे, पूरा करेंगे। मुझे हायर लेवल मॉन्स्टर्स चाहिए। मेरी नज़र पहाड़ के नीचे उस एंडलेस अंधेरी तरफ गई। कहाँ लेवल 2 या उससे स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट बीस्ट है? लेवल 2? लेई ने ठंडी सांस खींची। उसके पीछे खड़े सोल्जर्स भी थोड़ा डर गए। लेवल 1 के मॉन्स्टर्स से ही वो पहले से हार मान चुके थे, ये यंग मैन तो डायरेक्टली लेवल 2 मांग रहा है। क्या ये पागल हो गया है? जियांगचेंग स्पोर्ट्स सेंटर। लेई ने गहरी सांस ली, एक जगह का नाम बताया। हमारी रिकॉन के हिसाब से वहाँ एक बहुत बड़ा म्यूटेंट स्पाइडर रहता है, शायद लेवल 2 तक पहुंच चुका है। हमने वहाँ एक रिकॉन टीम भेजी थी, वो पूरी की पूरी वहीं मर गई। स्पोर्ट्स सेंटर? मैंने सिर हिलाया। इस जगह का नाम याद कर लिया। अब मुझे अपना सीक्रेट बता सकते हो? ली घबरा कर पूछा। वो थोड़ा रुका, फिर सबकी क्यूरियस नजरों के सामने धीरे धीरे मुंह खोला। फू। एक हल्की हरी सांस पास खड़े एक इंसान से भी ऊंचे डेकोरेटिव पत्थर की तरफ छोड़ी। सबकी हैरान नजरों के सामने वो पत्थर उस हरी सांस से टकराते ही जैसे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के बबल में गल रहा हो, चुपचाप गलना और धंसना शुरू हो गया। बस कुछ ही सेकंड्स में एक काली धुआं छोड़ती चिपचिपी लिक्विड में बदल गया।
ले यी और उसके टीममेट सब देखते ही रह गए। मुंह इतना खुल गया कि आंखें बाहर आ जाएं। समझ आया? मैंने मुड़कर उन्हें देखा। मैं ही पॉइजन हूँ। ले यी और उसके सारे टीममेट्स वहीं जड़ हो गए। आंखें बस कुछ ही सेकंड्स में उस यंग मैन ने एक फूंक मारकर पत्थर को गली हुई मिट्टी में बदल दिया। मेरी वो हल्की सी बात अब हर सोल्जर के दिल पर हजारों किलो के हथौड़े की तरह गिरी। असल में उसने कोई पॉइजन गैस वेपन इस्तेमाल नहीं किया था। वो खुद ही सबसे डरावना पॉइजन का सोर्स था। लेई का गला ऊपर नीचे हिला। मुश्किल से थूक निकला। उसे महसूस हुआ उसकी पीठ पूरी तरह ठंडे पसीने से भीग चुकी है। वो अभी अभी सोच रहा था, इस आदमी को अपने साथ जोड़ूं। मजाक कर रहा हूं क्या? ऐसे एग्जिस्टेंस को क्या ये लोग ज्वाइन करा सकते हैं? उसने मेरे सामने बिल्कुल स्टैंडर्ड मिलिट्री सैल्यूट की। आपकी क्लैरिटी के लिए शुक्रिया। मैंने बाकी डरे हुए सोल्जर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा पर्पस पूरा हो चुका था। एक स्पोर्ट्स सेंटर की इन्फॉर्मेशन मिल गई। दूसरा, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ से इस फोर्स को डरा भी दिया। मुझे अच्छे से पता है, वक्त के साथ ऑफिशियल्स जरूर फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करके सर्वाइवर्स बेस बनाएंगे और उनसे डील करना जल्दी या देर में होना ही है। अभी उन्हें पहले से ये समझा देना कि मुझसे पंगा लेना ठीक नहीं, आगे बहुत सारी अननेसेसरी ट्रबल बचा देगा। मैं मुड़ा, फिर से उस रात के अंधेरे में विला के भारी गेट की तरफ चल पड़ा। कैप्टन, हम यंग सोल्जर मेरी सिलुएट को देखते हुए बोला। आवाज भी कांप रही थी। चुप। लेई ने धीमे स्वर में डांटा। आज जो देखा जो सुना सब पेट में ही दबा रखो। मेरी परमिशन के बिना एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जी। सारे सोल्जर्स तुरंत सीधे खड़े होकर एक साथ बोले। विला के अंदर लिविंग रूम की लाइट्स तेजी से जल रही थी, पर माहौल इतना दबा हुआ था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सु चिंगशुए, किन्युए और शाओलान तीनों बड़ी फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ी टेंशन में बाहर देख रही थी। 10 मिनट हो गए, कोई हलचल नहीं है। शाओलान अपने कपड़ों को कसकर पकड़े, छोटा चेहरा चिंता से भरा था। अभी अभी बाहर गनशॉट्स और मॉन्स्टर की चीखें आ रही थी, पर अचानक सब कुछ शांत हो गया। ये शांति तो और भी डरावनी लगती है। कहीं वो मॉन्स्टर्स इलेक्ट्रिक फेंस तोड़ चुके तो नहीं? सू किंगशुए का चेहरा भी थोड़ा सफेद पड़ने लगा। उसे इमेजिन करना मुश्किल था, अगर लिन युआन को कुछ हो जाता है तो ये सब विला में कितनी देर टिक पाएंगे। सिर्फ किन्युए, हालांकि उसकी भी भौहें सिकुड़ी थीं, फिर भी काफी शांत दिख रही थी। उसने ग्लासेस ठीक करते हुए शांति से एनालाइज किया। शायद कुछ ना हुआ हो। अगर फेंस टूटा होता तो बैकअप पावर अलार्म बजा देता। अभी सब नॉर्मल है, मतलब डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। वो थोड़ी की नजर बाउंड्री वॉल की डायरेक्शन में अंधेरे को पार करते हुए। मुझे तो और ज्यादा क्यूरियोसिटी है, फाइट अचानक क्यों रुक गई? वो सोल्जर्स और लिन युआन वो सब कैसे हैं? ठीक जब तीनों के दिल में उलझन थी तभी खात तीनों की सांस एक साथ गले में आ गई। तेजी से मुड़ी। दरवाजे का भारी डोर धीरे धीरे खुलने लगा। एक जाना पहचाना आवाज बिना जल्दी बिना धीमे बाहर से अंदर आ गई। ये लिन युआन है। वो वापस आ गया। सुकिंशु लगभग सबसे पहले उसकी तरफ भागी। वो मेरे सामने आकर ऊपर से नीचे मुझे देखते हुए, मुझे बिल्कुल सही सलामत देखकर उसका टेंशन भरा दिल आखिरकार शांत हुआ। ठीक हो ना? बाहर वो मॉन्स्टर्स का क्या हुआ? उसने बेचैनी से पूछा। सुलझ गया, मैंने ठंडे स्वर में 3 शब्द बोले। स्लीपर्स पहनकर चुपचाप लिविंग रूम के सोफा की तरफ चल दिया। सू किनशुए, किनवे और शाओलान तीनों स्टन रह गई। वो तो वही आर्मर्ड स्पाइक रैट्स थे जिनसे आर्मी भी हार मान रही थी। आवाज सुनकर लग रहा था तादाद भी कम नहीं थी। वो बस अकेला बाहर गया, एक चक्कर घूम कर आया और सुलझ गया। तुमने ये कैसे किया? चीनवे ने आगे आते हुए पूछा। ग्लासेस ठीक करते हुए उसकी इंटेलेक्चुअल सुंदर आंखों में क्यूरियोसिटी और उत्सुकता साफ थी। एक टॉप लेवल डॉक्टर और रिसर्चर होने के नाते उसे हर अननोन चीज के प्रति एक ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव जानने की भूख थी। मेरी स्ट्रेंथ और मिस्ट्री उसके लिए किसी डेडली अट्रैक्शन वाले पैंडोरस बॉक्स जैसी थी। जानना चाहती हो? मैंने एक नज़र उसे देखा। किम युए ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैंने एक गिलास पानी उठाकर घूंट लिया। तो मेरे साथ रहो, अच्छे से काम करो, कभी ना कभी देख ही लोगी। मेरी बात ने चीन युए को फिर से थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। फिर से वही रहस्यमय सा टोन, पर पता नहीं क्यों उसके दिल में ज्यादा उल्टा उसके दिल में एक तरह की नेचुरल एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग आ गई। हाँ, मेरे जैसे इंसान का सीक्रेट कोई खुद ब खुद जानना चाहे तो जान नहीं सकता। अभी वो सिर्फ मेरी शेल्टर में एक एम्प्लॉय ही तो है। मालिक का कोर सीक्रेट जानना है तो पहले अपनी वैल्यू दिखानी होगी। किन युए ने ये बात समझ ली। दिल में सोच के साथ बस शांति से सिर हिलाकर बोली, समझ गई। मिस्टर लिन, उसकी इस तेजी से माइंडसेट एडजस्ट करके अपनी सही पोजीशन पहचानने की एबिलिटी ने मुझे उसे एक बार और ध्यान से देखने पर मजबूर किया। यह वुमन सच में बहुत स्मार्ट है। मिस्टर लिन, आपको भूख तो नहीं लगी? मैं आपके लिए कुछ रात का खाना बना देती हूँ। बगल खड़ी मेड शाओलान को आखिरकार बात करने का चांस मिल गया। तुरंत खुशी से बोली। अभी वो मेरे लिए रिस्पेक्ट और डर दोनों फील करती है। साथ ही एक यंग गर्ल की स्ट्रांग आदमी के सामने वाली सच में भूख लगी है। ठीक है, आप वेट कीजिए। शाओलान तुरंत एक खुशहाल खरगोश की तरह उड़ती हुई किचन में भागी। लिविंग रूम में अब सिर्फ मैं और सू किंगशुए रह गए। सू किंगशुए मेरे सामने वाले सोफा पर बैठी, दोनों हाथ घुटनों पर रखे, थोड़ी अनईजी सी लगी थी। वो सामने बैठे मुझे देखती हुई। दिल में बेहद कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स थीं। दोपहर में स्क्वायर में मुझसे बचाई गई से लेकर मेरे साथ चलकर यहाँ तक पहुँचने तक, फिर अभी मेरे उंगलियों के इशारे पर अपने अंकल को दबाने तक, इस थोड़े ही आधे दिन में मुझसे मिली शौक एक के बाद एक स्ट्रांग होती गई। उसे अच्छे से पता है, वो जो सेफ्टी और गर्मजोशी यहाँ बैठकर एंजॉय कर पा रही है, बाहर की तरह रेड मिस्ट में चीखते भागते मॉन्स्टर्स के काटे जाने की बजाय
ये सब सिर्फ इसी पर वो मेरे लिए क्या कर सकती है? उसकी सुंदरता, मुझे उससे कोई मैटर नहीं लगता। उसका फैमिली बैकग्राउंड, इस कैटास्ट्रॉफी में सू ग्रुप की बेटी वाली आइडेंटिटी अब बेकार है। उसकी एबिलिटी एफ ग्रेड आइस डोमेन मेरी उस भयंकर शक्ति के सामने मजाक सी लगती है, तरस भी आता है। एक बेमिसाल हेल्पलेसनेस और क्राइसिस फीलिंग सू किंगशुए के दिल में उठाई। उसे डर था एक दिन अगर उसकी वैल्यू खत्म हो गई तो ये ठंडा आदमी उसे किसी कबाड़ की तरह बिना सोचे समझे फेंक देगा। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। उसने मेरी वो साफ-साफ बनावट वाली प्रोफ़ाइल, वो गहरी अनंत सी आँखें देखी। एक ऐसा बोल्ड आइडिया जो उसे खुद भी लाज से लाल कर दे, धीरे-धीरे उसके दिल में जन्म लेने लगा। इस आदमी को पूरी तरह अपने पास पकड़ना है। सिर्फ़ इसका मातहत बनना काफ़ी नहीं। उसे इसका सबसे करीबी, सबसे अनरिप्लेसेबल इंसान बनना होगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी सबसे प्रेशियस चीज़ ही क्यों ना खोनी पड़े। किचन से जल्दी ही शाओलान की बिज़ी आवाज़ें आने लगीं। खाने की खुशबू धीरे-धीरे फैलने लगी। इस ठंडी विला में एक हल्की-सी ह्यूमन वार्मथ भर गई। लिविंग रूम में मेरा सारा ध्यान अभी-अभी अनलॉक हुए कस्टम पॉइजन सिस्टम पर था। जेनेटिक डिसरप्शन टॉक्सिन कंप्लीशन 7% कस्टमाइज कर सकते हैं। हार्डन्ड स्किन, बोन डेंसिटी इंक्रीज, जीन कोलैप्स जैसी इफेक्ट्स। मैंने आंखें बंद की, मन में एक हल्की सी सोच के साथ साफ देख पा रहा था अपने बॉडी के अंदर उन 10 पेस्टिसाइड से मर्ज हुई डार्क ग्रीन ओरिजिनल सोर्स पॉइजन में से एक अद्भुत छोटी सी पावर अलग हो गई है, जिसमें एक अनोखा जेनेटिक सीक्वेंस है। यही है आर्मर्ड स्पाइक रैट के क्रिस्टल से अब्सॉर्ब किया गया हार्डनिंग जेनेटिक सेगमेंट। मैंने इस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसे अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर लगाया। एक अजीब सी फीलिंग आई। महसूस हुआ मेरी उंगली की स्किन और बोन में कोई सटल पर तेज बदलाव हो रहा है। मैंने आंखें खोली, अपना दाहिना हाथ उठाया, राइट हैंड के नेल से लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर जोर से खरोंचा। एक हल्की सी मेटल जैसी टिंग की आवाज आई। मेरे राइट हैंड की नेल में दर्द भरा क्रैक आ गया, पर लेफ्ट हैंड की उंगली की स्किन पर एक हल्का सा व्हाइट मार्क तक नहीं आया। मेरे मन में एक खुशी उठी। ये तो सिर्फ 7% कंप्लीशन का हाल है। अगर 100% तक पहुंचा तो क्या मेरी बॉडी को इंस्टेंटली उन मॉन्स्टर्स जैसी डिफेंस मिल जाएगी? इस एबिलिटी के साथ हायर लेवल एनिमीज का सामना करते वक्त मेरे पास ज्यादा लाइफ सेविंग कार्ड्स होंगे। मिस्टर लिन, डिनर रेडी है। शाओलान एक ट्रे उठाए, ऊपर एक स्टीमिंग हॉट सी फूड कॉन्जी और कुछ एलिंग छोटी डिशेस लेकर आई। यहाँ रख दो। मैंने अपनी सोच वापस बटोरी। किंग शुए मिस, किन्यो मिस, आपका खाना भी तैयार है, अभी लाती हूँ। शाओलान फिर से तेजी से किचन में गई। जल्दी ही 3 बोल्स कॉन्जे तिपाई पर लग गए। किन्यो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ गई, स्पून उठाकर छोटे छोटे घूंट में खाने लगी। लगता है उसे इस नई जिंदगी की रिदम पूरी तरह एक्सेप्ट हो चुकी है। सू किंगशोर पर थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड सी लग रही थी। उसने स्पून लेकर बोल में इधर उधर घुमाया। बहुत देर तक एक निवाला भी नहीं खाया। उसके दिमाग में लगातार एक इंटरनल फाइट चल रही थी। उसने चुपके से नजर उठाकर कॉन्जी पीते मुझे एक तेज नजर से देखा। क्या सच में मुझे ऐसा करना चाहिए? अगर वो मना कर दे तो आगे मैं उसका सामना कैसे करूंगी? अगर उसे लगे मेरी नीयत ठीक नहीं थी और मुझसे नफरत करने लगे तो? सू किंशुए सोचते सोचते और कंफ्यूज होने लगी। चेहरा कभी उजाला कभी अंधेरा हो रहा था। मत खाओ, मेरी आवाज अचानक आई। सू चिंशुए चौंक गई। हाथ की स्पून ऑलमोस्ट बोल में गिरने वाली थी। अरे खा रही हूँ, खा रही हूँ। उसने तुरंत सिर झुकाकर अपनी घबराहट छुपाई। एक बड़ा घूंट कॉन्जी का ले लिया। गरम कॉन्जी उसकी जीभ जला गई। मुंह सुन्न पड़ गया। आंखों में आंसू आने ही वाले थे। आराम से खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। मैंने भौहें सिकोड़ी। ये वुमन अभी से बहुत अजीब बिहेव कर रही है। बगल में बैठी किन युए ने ये सब देख लिया। चश्मे के पीछे उसकी आंखों में एक चमक आई। उसकी नजर आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज थी। वो लगभग अंदाजा लगा सकती थी ये सू फैमिली की बड़ी बेटी अभी क्या सोच रही है। खाना खत्म होने के बाद शाओलान फुर्ती से बर्तन उठाकर ले गई। विला में फिर से शांति छा गई। मैं थक गया हूँ, पहले ऊपर रेस्ट करता हूँ। मैं उठकर कमरे की तरफ जाने लगा। आज बहुत कुछ हो चुका है। भले बॉडी थकी नहीं है, फिर भी माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है। और मैं चाहता हूँ इसी वक्त उस कस्टम पॉइजन को और रिसर्च करूं, आयरन इज हॉट वाली कहावत सही रखते हुए। रात के करीब 1 बज चुके थे। सू किंगशुए मेरे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। दिल बेइरादा तेज धड़क रहा था। उसका हाथ ऊपर उठता, फिर वापस नीचे आ जाता। बार बार यही रिपीट होता रहा, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी दरवाजा खटखटाने की। दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। आखिरकार उसने गहरी सांस ली, जैसे फाइनल डिसीजन ले लिया हो। खत खत खत। शांत कॉरिडोर में ये आवाज बहुत साफ सुनाई दी। हर बीट जैसे खुद उसके दिल पर ही लग रही थी। कमरे के अंदर मैं क्रॉस लेग बिस्तर पर बैठा था। मैंने लाइट नहीं जलाई थी। पूरा कमरा खिड़की से आती उस अजीब ब्लडेड मूनलाइट में डूबा हुआ था। मैं अपनी नई मिली एबिलिटी का पूरी तरह इमर्सिव एक्सपीरियंस कर रहा था। वो हार्डनिंग पॉइजन पूरे बॉडी की सरफेस स्किन में धीरे धीरे बहा रहा था। जहां जहां वो बहती, मुझे लगता वहां की स्किन और मसल्स और भी